एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई पैकेज नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई कूपन खरीदना है। सारे चैप्टर्स मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट के साथ मिलेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लगाने वाले हैं बायोलॉजी का कक्षा 10वीं का अध्याय क्रमांक 6, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, और उसमें हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। बात समझ में आ रही है? तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि यहां पर हम क्वेश्चन के साथ साथ उस पूरे चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं उसका भी डिस्कशन करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास कर होने वाली है भैया, कोई भी इसको स्किप नहीं करेगा, क्योंकि आज आने वाला है भयंकर वाला मजा। रिवीजन का रिवीजन भी होगा और क्वेश्चन के क्वेश्चन भी अपन लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? आपको यदि पहले से कुछ आता है बहुत अच्छी बात है, यदि पहले से कुछ नहीं आता है और भी अच्छी बात है, क्योंकि खाली डिब्बे को फिल करना बड़ा ही आसान होता है। बात समझ में आ गई? तो देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने कौन सी चीजों के बारे में बात की थी। बात समझ में आ रही है? बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से देखिएगा कि जब हम सब कोई भी काम कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, क्लासेस देख रहे होते हैं, मैं पढ़ा रहा होता हूं, आप पढ़ रहे होते हैं, उस समय पर हमारी बॉडी के अंदर जो स्वतः प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, राइट, उसी को हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। और ये जो हमारे जैव प्रक्रम यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है, राइट, ये बेसिकली 4 रूप से हो सकती है। किसमें? तो भैया सभी जीवों में। अब वो जो जीव होते हैं उसमें कौन आ गया? मानव भी आ गया। बात समझ में आ गई? बंदर भी आ गया, पेड़ भी आ गया, पौधा भी आ गया, फूल भी आ गई, पत्ती भी आ गई, गधा भी आ गया, घोड़ा भी आ गया, शेर भी आ गया और आपके कीड़े मकोड़े और हिरण भी आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी प्रक्रियाओं को हम लोग कहते हैं भैया जैव प्रक्रम। बात समझ में आ रही है? और कौन से जैव प्रक्रम बेसिकली हमारे शरीर के अंदर हमेशा चल रहे होते हैं, उसमें से शुरुआत होती है किसकी? भैया पोषण से। बात समझ में आई? तो एक जैव प्रक्रम आपका जो है वो क्या है? आपका पोषण। और पोषण क्या होता है तो वो अपन देख लेते हैं। कैसे देखेंगे? तो भैया ऐसे देखेंगे। बात समझ में आ गई? पोषण क्या होता है तो वो ये होता है, और इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब पोषण क्या है? शरीर के अंदर जो भोजन होता है उसको लेना, शरीर के अंदर भोजन को लेना। अब दाल चावल रोटी सब्जी की बात कर लो, जो मांसाहारी लोग हैं वो चिकन टिक्के की बात कर ले, अंडे की बात कर ले। बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है कि भोजन जो होता है जब हम खाते हैं तो उसके जो कण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, फिर एक्टिवेट होता है हमारा दांत, हमारी जीभ, हमारा लार और पूरा का पूरा पाचन तंत्र, और वो उस भोजन को परिवर्तित कर देता है किसमें? अमीनो अम्ल में, ग्लूकोज में और वसी अम्ल में। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको अपन कहते हैं पोषण। अब पोषण के बाद किस चीज की एंट्री होती है? ध्यान से देखिएगा तो वो होता है फिर आपका भैया श्वसन। क्या होता है? श्वसन। और श्वसन में बेसिकली क्या होता है कि बाबूजी पाचित भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करना। सीधी सी बात यह है कि हमको जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? बाबू सोना की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। और वो एनर्जी हमको कौन दिलवाता है? श्वसन दिलवाता है। ये पूरी कहानी क्या है इसको बढ़िया तरीके से अपन डिस्कस करेंगे, एक एक पार्ट देखेंगे, सवाल लगाएंगे और बिल्कुल धमाका मचा देंगे। बात समझ में आ रही है? चलो, पोषण देख लिया? यस सर बोलो बढ़िया से। चलो, श्वसन की बात कर ली अपन ने कि जो भी पाचित भोजन है अपने को क्या है? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा अपने को कहां से मिलेगी? भोजन से मिलेगी। तो भोजन को लेना और छोटे छोटे कणों में परिवर्तित करना कहलाता है पोषण। बात समझ में आ रही है? जिसके अंदर आता है पाचन तंत्र। जिसके अंदर क्या आता है? पाचन तंत्र। उसके बाद वो जो भोजन अपन ने लिया था उसका जब हम ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो उसके लिए अपने को ऑक्सीकरण की जरूरत होती है, और ऐसी प्रक्रिया को अपन श्वसन कहते हैं, जो कि बेसिकली 2 प्रकार की पाई जाती है, वायवीय और अवायवीय। सीधी सी बात की जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी वो वायवीय होगी, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी वो आपकी अवायवीय होगी। बात समझ में आई? कुछ इसी तरीके से हमारे सामने है वहन। अब एक बात बताओ, अपने शरीर के अंदर कितनी सारी चीजें यहां से वहां जाते रहती है। हमारा जो रक्त है वो एक बहुत अच्छी मालगाड़ी है, क्योंकि वो भोजन को लेकर जाता है कोशिकाओं तक। बात समझ में आ रही है? वो बहुत अच्छी कचरा गाड़ी भी है, क्योंकि कोशिका के अंदर से जो नाइट्रोजन वाले अपशिष्ट पदार्थ है उनको वो किडनी तक लेकर जाता है, और वो संदेशवाहक भी है।
तो ये सारा जो खेल होता है जो रक्त करता है, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबूजी? वहन। तो यदि आपसे कोई पूछे कि वहन की शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन क्या होती है, तो आप बताएंगे पाचित भोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के अपशिष्ट को के आदि को लेकर आना जाना, ले जाना, लाना, ये सब क्या कहलाता है? आपका वहन कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और उसके बाद क्या बचा? देखो, खाना खाया, ऊर्जा बनाई, सामान को यहां वहां लेकर चले गए, पर क्या हुआ कि खाना खाया, ऊर्जा बनाई, इसके चक्कर में हमारे शरीर के अंदर पैदा होता है कोशिकाओं के अंदर बहुत सारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट, जैसे कि आपका यूरिया। अब ये यूरिया कैसा है आपका? बड़े ध्यान से देखिएगा तो बाबूजी, ये जो यूरिया है आपका, राइट, ये होता है कैसा? जहरीला। मतलब यदि ये शरीर के अंदर होगा तो धीरे धीरे जो है वो कोशिकाएं, जैसे जैसे कोशिकाओं ऊपर जाएंगी वैसे वैसे ऊतक और अंग जो है वो काम करना बंद कर देंगे, और हम लोग जो है वो बड़े जल्दी ही क्या हो जाएगी? माला टंग जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इस यूरिया को बाहर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस यूरिया को बाहर कौन करता है? तो भैया वो जो खिलाड़ी है वो है आपका उत्सर्जन तंत्र। हमारे शरीर के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र का मुख्य खिलाड़ी है वो है आपके गुर्दे, यानी कि वृक्क, यानी कि किडनी। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग ये कहानी, ध्यान से देखोगे तो उत्सर्जन की परिभाषा क्या है बाबूजी? उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन अपशिष्ट का निष्कासन जो है वो क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो ये अभी हमने मानव के संदर्भ में देखा था, ऐसा ही जो है पादपों में भी होता है। तो मुख्य रूप से ये 4 प्रक्रियाएं जो होती हैं ये निरंतर हमारे शरीर में चलते रहती है। यदि आप पोषण की बात करेंगे तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है वो है छोटी आंत, क्योंकि पोषण के अंदर पाचन तंत्र में सबसे ज्यादा भोजन का जो अवशोषण होता है, पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, वो कहां पर होता है? क्षुद्रांत, यानी कि छोटी आंत के अंदर। बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से यदि हम बात करेंगे श्वसन की, तो श्वसन का खिलाड़ी कौन है? तो बाबूजी फेफड़ा। बात समझ में आ रही है? श्वसन का खिलाड़ी कौन है? तो फेफड़ा। और पोषण का खिलाड़ी कौन है? तो छोटी आंत। बात समझ में आ गई? वहन का खिलाड़ी कौन है? तो वहन का जो मेन खिलाड़ी है वो है हमारा दिल, वही जिगर, वही हृदय। बात समझ में आ रही? जिसको आप हार्ट कहते हो, है ना? ठीक है, जो कि कुछ लोगों का पिघल जाता है और कुछ लोगों का नहीं पिघलता है। पर आज की जो क्लास है इसमें इस टॉपिक को लेकर आप सभी लोगों का जो दिल है वो पूरा पिघलने वाला है, और एक एक कॉन्सेप्ट आपकी कॉपी में और आपके दिमाग के अंदर होने वाला है फिट, क्योंकि सारी चीजों को अपन बढ़िया से इत्मीनान से निपटा देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो। तो कोई यदि आपसे पूछे कि वहन किसके कारण संभव हो पाता है, राइट, तो उसके पीछे की जो कहानी है वो कौन लिखता है? आपका दिल। और यदि आपसे कोई पूछे कि भैया उत्सर्जन तंत्र का मुख्य खिलाड़ी कौन है, तो वो है आपका वृक्क। एक काम करते हैं, इसको भी अपन लिख देते हैं और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना? तो बाबूजी मस्त वाली एक कहानी है, ध्यान से इसको देखिएगा। तो एक तरफ है अपने पास पोषण, एक तरफ है अपने पास श्वसन, ठीक है, एक तरफ है अपने पास उत्सर्जन, यहां पर लगेंगे अपन इसके लिए उत्सर्जन, और एक तरफ है अपने पास वहन। कोई कंफ्यूजन वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। यदि आपको पहले से सब कुछ आता है बहुत अच्छी बात है, यदि आपको पहले से कुछ नहीं आता है और भी अच्छी बात है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में मैं क्वेश्चंस के साथ साथ रिवीजन भी करवाऊंगा और सब कुछ आपके दिमाग के अंदर हो जाएगा फिट। दैट्स ऑल। अपन क्वेश्चन करते क्यों है भैया? अपन ने जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करने के लिए। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली कहानी। चलो, तो यदि आपसे कोई बोले कि पोषण के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट भाग है हमारे शरीर के अंदर, पादपों की हम बात नहीं कर रहे हैं, राइट, तो वो क्या है? तो भैया वो छोटी आंत है। तो वो कौन सी चीज है? छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है वो हमारे जो पोषक तत्व गेन करने का तरीका है, पोषक तत्वों को लेने का तरीका है, जिसको हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं, उसका मुख्य किरदार जो है वो कौन है? छोटी आंत। और यदि आप श्वसन की बात करेंगे तो इसके अंदर मुख्य किरदार कौन निभाते हैं आपके? तो फेफड़े, यानी कि लंग्स, यानी कि फुफ्फुस। बात समझ में आई? तो अपन इसको लिख देते हैं फेफड़े। चलो चलो, मस्त ही वाली बात है, बात समझ में आ रही है। और यदि आपसे कोई पूछे कि वहन जो है वो किसके कारण होता है, तो अपन सबके अंदर एक मोटर और पंप लगा होता है जो खून को फेफड़े से लेकर आता है, किडनी से लेकर आता है, किडनी में लेकर जाता है, फेफड़े में लेकर जाता है,
और पूरे शरीर के अंदर लेकर जाता है, और उसको अपन क्या बोलते हैं, तो भैया वहन का मुख्य किरदार है हमारा दिल। तो जो दिल है वो बेसिकली एक प्रकार का क्या है, पंप है। बात समझ में आई, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलो और किसकी बात करेंगे, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन के लिए किडनी अपन लिख देते हैं, वृक्क है ना, तो किडनी। तो ये सब दिमाग में अंदर फिट रखना। यहां से आते हैं क्वेश्चन, और किडनी को क्या कहते हैं, तो भैया इसको अपन कहते हैं वृक्क। बात समझ में आ रही है, किडनी को कहते हैं वृक्क, दिल के लिए नाम है हृदय, फेफड़े को कहते हैं अपन शुद्ध हिंदी में फुफ्फुस, और आपकी जो छोटी आंत है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, शुद्रांत। क्लियर। और सवाल स्टार्ट करने से पहले बस आप एक चीज अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो, और अपनी बायोलॉजी की जो कॉपी है उसके ऊपर लिख देना, जीव विज्ञान की कॉपी के ऊपर, कि बाबूजी जिंदा रहने के लिए तेरी कसम जैव प्रक्रम है जरूरी सनम। बात समझ में आ रही है, जम गया तो अच्छी बात, नहीं जमा तो भी अच्छी बात, अपने को इंटरेस्ट पूरा का पूरा किसमें है, क्वेश्चन में। बात समझ में आ रही है, तो जिंदा रहने के लिए तेरी कसम जैव प्रक्रम जरूरी है सनम, बिना जैव प्रक्रम के हम सबकी फोटो पर माला टंग जाएगी। बात समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग है कहानी है। शुरू करेंगे आज की क्लास, और चलेंगे कहां पर, तो भैया सबसे पहले हम चलेंगे पहले सवाल की तरफ। इसको अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट कर लो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। बात समझ में आ रही है, मस्त वाली ये बात, पूरा निपटा देंगे। अच्छा मैं क्या कह रहा था, अपना टॉपिक वाइज पूरा हो चुका है, वन शॉट रिवीजन पूरा हो चुका है इस चैप्टर का, उसको भी आप देख लेना। सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है, वन बाय वन सभी बोर्ड्स को भी अपन कवर कर रहे हैं। मैक्सिमम मतलब 100% सिलेबस सभी बोर्ड्स के लिए, एनसीईआरटी के लिए, सीबीएसई के लिए पूरा का पूरा मिलने वाला है आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। बात समझ में आ गई, इंटरेस्टिंग कहानी, राइट, नोट करो पक्का। यस सर बोलो यार, सिंपल तो है, ठीक। चलिए, तो अब जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो इन्हीं 4 प्रक्रमों से यानी कि प्रक्रियाओं से पूछा जाएगा, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। बात समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग बात। चलिए भैया अब चलते हैं पहले सवाल की तरफ। अब पहला सवाल क्या कहता है, पहले ही सवाल देखो आप, एकदम गर्दा वाला सवाल और गुर्दा वाला सवाल, कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो कि संबंधित किससे है, परिवहन से। जो कि संबंधित किससे है, तो आपका जो वृक्क होता है जिसको अपन लोग किडनी कहते हैं। बात समझ में आ रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो भैया इसको अपन किडनी बोलते हैं। तो ये जो किडनी है, राइट राइट राइट, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके उत्सर्जन से। कैसे संबंधित है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मस्ती वाली कहानी बता रहा हूं आप सभी लोगों को, पूरा निपटाएंगे और तरीके से निपटाएंगे, और ऐसा निपटाएंगे ना कि कम से कम परीक्षा तक तो अपने को सब कुछ याद रहना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलो देखो, रगड़ते हैं इस टॉपिक को अपन लोग, है ना। देखो भैया, सीधी सी बात यह है कि क्या होता है, कोशिका के अंदर जब भोजन का पाचन होता है तो कुछ नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं, जिसमें आपका क्या आता है, यूरिक अम्ल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है और यूरिया हो सकता है। अब यदि हम मनुष्य की बात करें, बात समझ में आ रही है, तो मनुष्य में अमोनिया नहीं बनता, अधिकांश जो भाग बनता है नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ का वो आपका यूरिया होता है, और कुछ एक मात्रा में यूरिक अम्ल भी बनता है। अब ये जो यूरिया होता है इसको शरीर से बाहर भेजना बहुत जरूरी है, तो किडनी तक इसको लेकर कौन जाएगा, भाई रक्त लेकर जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली हमारे पास एक किडनी ऐसी होती है, ठीक है। अपन अब किडनी नहीं पढ़ेंगे पूरा, पर हम जो है शॉर्ट में निपटाएंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को। क्लियर, पक्का, यस सर बोलो भाई, मजेदार। तो ऐसी 2 किडनी होती है राजमा स्टाइल की। किस स्टाइल की, तो भैया राजमा स्टाइल की। तो ऐसी 2 किडनी होती है राजमा स्टाइल की। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना, होता क्या है, मस्त वाली बात बता रहा हूं, एकदम ही धमाकेदार, ठीक है जी। देखो भैया, यहां से जो है आपका अशुद्ध रक्त आता है, ये नीचे चले जाता है फिर, ठीक है। तो यहां से क्या आता है, अशुद्ध रक्त आता है। कौन लेकर अशुद्ध रक्त आती है, ध्यान से देखिएगा। तो इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं N2 अपशिष्ट वाला रक्त। ध्यान से देखिएगा, N2 अपशिष्ट वाला रक्त, रक्त को क्या कहते हैं, रुधिर कहते हैं बाबूजी। N2 अपशिष्ट वाला रक्त, और कौन लेकर आती है,
तो एक बात बताओ, धमनी लेकर आती है। कौन सी धमनी? तो भैया जो वृक्क के पास जा रही है, दो दो किडनी है ना अपने शरीर में, जिसको अपन गुर्दे कहते हैं, ठीक है। तो कौन लेकर आती है? तो ये लेकर आती है आपकी वृक्क धमनी। वृक्क धमनी जो है वो इस रक्त को लेकर आती है। बोलो यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, तो इसको पन्ना थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से ये जो कहानी है वो समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, तो कौन लेकर आ रहा है बाबूजी? तो आपकी जो वृत्त नहीं, तो मैथ्स हो गई यार ये तो। वृक्क धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त लेकर आती है। कहां से? दिल से। कहां से लेकर आती है? तो भैया वो दिल से लेकर आती है। बात समझ में आ रही है? वृक्क धमनी जो है वो दिल से क्या लेकर आती है? N2 अपशिष्ट वाला रक्त लेकर आती है। इसके अंदर बेसिकली यूरिया है, उसको अपने को बाहर भेजना है। बात समझ में आ गई? तो क्या है, अपन यहां पर डायग्राम बना देंगे। ये लो, ये इधर भी गया और ये इधर भी गया और ये इधर आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अंदर क्या होता है, किडनी के अंदर पाए जाते हैं कम से कम 10 लाख नेफ्रॉन्स। किडनी के अंदर पाए जाते हैं कम से कम 10 लाख नेफ्रॉन्स। बात समझ में आ रही है? किडनी के अंदर, दोनों किडनी के अंदर मिलाकर कम से कम 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग वृक्काणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्काणु। तो वो क्या करते हैं कि ये नाइट्रोजन अपशिष्ट वाला रक्त लेते हैं, उसमें से यूरिया बाहर निकाल देते हैं। उस यूरिया को कहां भेज देते हैं बाबूजी? तो आपको यदि पता होगा तो भैया उसको मूत्राशय में भेज देते हैं। ये लो, ठीक है। उस यूरिया को वो कहां भेज देते हैं? तो उसको वो भेज देते हैं किस में? मूत्राशय में। किसके? मूत्र वाहिनी के द्वारा। बात समझ में आ गई? और ये यहां पर आपका मूत्र क्या होता है? द्वार होता है, यहां से फिर वो बाहर निकल जाता है, सूसू करते हैं अपन तब। बात समझ में आ गई? मस्त वाली कहानी, ठीक है। अब देखो, तो क्या है, वहां से जो है आपकी वृक्क धमनी लेकर आ रही है दिल से क्या? नाइट्रोजन अपशिष्ट वाला रक्त, जो कि बेसिकली अशुद्ध है। तो अपन उसको भी लिख देते हैं यहां पर कि कैसा है भैया? अशुद्ध है। मैं ना कॉन्सेप्ट भी साथ में डिस्कस करूंगा, ताकि यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो उससे रिलेटेड हर चीज आपके दिमाग के अंदर बढ़िया से हो जाएगी फिट। बात समझ में आ रही है? अब देखो, ये आ गया। अब अंदर यहां पर होते हैं बहुत सारे नेफ्रॉन, उतने डीप में अपन अभी नहीं जाएंगे। नेफ्रॉन क्या करता है? ये जो अपशिष्ट, नाइट्रोजन अपशिष्ट वाला रक्त है, उसमें से यूरिया निकाल लेता है और उस यूरिया को यहां भेज देता है। तो वो जो यूरिया वाला पानी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बाबूजी मूत्र। यूरिया वाला पानी, क्योंकि यूरिया यहां पर आ चुका है। तो बेसिकली ये हो गया आपका यूरिया वाला पानी। दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई? अब यूरिया निकल गया तो वो अपशिष्ट निकल गया, तो रक्त कैसा हो गया भैया? शुद्ध हो गया। अब यदि रक्त आपका शुद्ध हो गया तो उसको अपने को कहां भेजना है? हृदय में भेजना है वापस। बात समझ में? तो भैया ऐसा है, यहां पर एक और आपके पास में क्या होती है? शिरा होती है, जो कि दोनों साइड से कनेक्टेड होती है। ऐसे नहीं सोचना है कि सर एक ही साइड से कनेक्ट होती है, इधर भी कनेक्टेड है और इधर भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो किडनी के अंदर क्या हो गया? यूरिया को अपन ने निकाला, उस यूरिया को हमने कहा सुन ना तू जा भाई मूत्राशय में जमा हो जा, चल, राइट। यहां पर वो जमा हो गया, उसके बाद अब वो बाहर निकल गया। बात समझ में आ रही है? अब जो शुद्ध रक्त है, अब जो शुद्ध रक्त है वो चला जाता है किडनी से किस में? आपके ये जो शिरा बनी है इसमें। अब भाई ये शिरा किससे कनेक्टेड है? वृक्क से कनेक्टेड है। वृक्क मतलब क्या? गुर्दे, यानी कि किडनी, राइट। तो ये जो आपकी वृक्क होती है, तो इसको हम बोलते हैं वृक्क शिरा। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग है बात। ये वृक्क शिरा है जो शुद्ध रक्त, क्योंकि इसमें से अपन ने नाइट्रोजन यूरिया सब बाहर निकाल दिया। बात समझ में आ गई? मस्त ही वाली बात, ठीक है जी। चलो, बहुत ही आसान। तो शुद्ध रक्त को दिल तक लेकर जाती है, दिल तक। तो बेसिकली एक बात बताओ, किडनी यानी कि वृक्क ने वो रोल प्ले किया ना, उसने रक्त में से नाइट्रोजन को बाहर निकाला और वो रक्त कैसा हो गया भैया? शुद्ध हो गया। और वो कहां चला गया? फिर दिल तक चला गया। तो इसी को अपन कहते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। बात समझ में आ रही है? और किडनी के अंदर वो खेल कौन खेलता है? तो वो है आपका नेफ्रॉन, यानी कि वृक्काणु। तो किडनी के अंदर ये जो खेल है ये कौन खेलता है? नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु। और यदि डीप में जानना है
तो भैया मानव में उत्सर्जन वाला टॉपिक पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पर आपके टॉपिक वाइज वीडियोस में, वहां पर जाकर आप इसको पूरा का पूरा देख सकते हो। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी, राइट। चलो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं बाबूजी? नेफ्रॉन। कहां पाए जाते हैं? किडनी के अंदर। तो बेसिकली वृक्क एक तंत्र का भाग है, और ये किसका भाग है? उत्सर्जन तंत्र, सॉरी उत्सर्जन तंत्र का। किसका भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है आपकी किडनी। प्रत्येक किडनी में कई लाखों में ऐसे नेफ्रॉन वक्राणु पाए जाते हैं जहां पर रक्त का शुद्धिकरण होता है, अपशिष्ट वाला रक्त आता है, उसमें से यूरिया को निकाल के अपन लोग मूत्राशय में भेज देते हैं। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद शुद्ध वाला जो रक्त है वो ऊपर चला जाता है। ठीक, कोनो कंफ्यूजन? सवाल ही नहीं पैदा होता। एरो देखो, एरो एरो। बात समझ में आ गई? मस्त वाली बात, नोट करो। चलो ठीक है, अपन सब लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया। चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। कंप्यूटर जी सही जवाब क्या होगा हमें बताइए? सही जवाब होगा आपका उत्सर्जन। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, मजेदार है कहानी, राइट। तो इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और एग्जाम में जो है ना अपन गर्दा उड़ा देंगे, राइट। चलो नोट करो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। मिटा दूं? सीख लिया पूरा खेल? यस सर बोलो यार। ठीक है, चलो अब बात होती है पादपों में। अब ऐसा इंसानों की बात तो हो गई, पर जिनके कारण इंसान जिंदा है, पेड़ पौधे, बात समझ में आ रही है, उनकी भी बात हो जाए तो उनको अपन कहते हैं विज्ञान की भाषा में या जीव विज्ञान की भाषा में पादप, जिसमें पेड़ भी आते हैं, पौधे भी आते हैं। बहुत बड़ा पेड़ भी आता है और नन्ना मुन्ना पौधा भी आता है। बात समझ में आ रही है? उसको अपन क्या कहते हैं भैया? पादप। तो पादप में जाइलम क्या करता है? तो देखो जाइलम क्या है, देखो जब भी आप बात करते हो पेड़ पौधों की यानी कि पादपों की, तो भैया पादपों में जो है वहन जो प्रक्रिया होती है, जिसमें हम चीजों को यहां से वहां लेकर जाते हैं किसी भी जीवित चीज में, राइट, उसके पीछे दो खिलाड़ी होते हैं। एक होता है दादू आपका क्या? तो भैया एक होता है आपका जाइलम। तो एक होता है आपका जाइलम और दूसरा वाला होता है आपका फ्लोएम। जब मैं 9th क्लास में था तो मैं इस फ्लोएम को फाइलम पढ़ता था। बात समझ में आ रही है? बट दैट्स नॉट फाइलम, दैट्स फ्लोएम। ठीक है जी, चलो तो अब देखो, तो पादपों में जाइलम क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, तो ये एक मृत उत्तक है। अब सोचो ये क्या है? तो बाबूजी ये एक मृत ऊतक है, नॉट उत्तक, ऊतक है। बात समझ में आ रही है? और ये कैसा है? मृत ऊतक है। अरे लिख जा रे बाबा, लिख जा रे बाबा, लिख जा रे बाबा। ठीक है, तो ये कैसा है? तो भैया ये है मृत ऊतक। जाइलम जो है वो एक प्रकार का क्या है? मृत ऊतक है। इसका सिर्फ एक काम होता है, और वो क्या है? एक बात बताओ, भोजन को जब क्या करना है, अपना भोजन बना, सॉरी पादपों को जब अपना भोजन बनाना है तो उनको जल की जरूरत होती है, पानी चाहिए। क्यों चाहिए? अरे भैया प्रकाश संश्लेषण में दो ही तो चीजें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो वातावरण से लिया आपने। अब पानी कहां से लोगे? तो जड़ खींच कर लाती है पानी, और उन्हीं जड़ों के अंदर पाया जाता है बाबूजी एक अलग प्रकार का मृत ऊतक, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? जाइलम। तो इसका काम क्या है? ध्यान से देखिएगा, मस्त ही वाली कहानी है, पूरा ही निपटाएंगे आज अपन इसको। इसका काम है जल और खनिज को, जल और खनिज को, राइट, जड़ से, जड़ के माध्यम से, जड़ के माध्यम से, जड़ के माध्यम से, बात समझ में आई? जल और खनिज को जड़ के माध्यम से मिट्टी से पत्तियों तक पहुंचाना। बात समझ में आ रही है? पत्तियों तक पहुंचाना। बात समझ में आ गई? मस्त वाली ये चीज है। तो जाइलम का काम है, जो कि एक प्रकार का मृत ऊतक है भैया, राइट, इसका काम है जल खनिज को जड़ के माध्यम से मिट्टी से कहां तक पहुंचाना बाबूजी? पत्तियों तक पहुंचाना। तब तो पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से प्रकाश संश्लेषण करेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों किसका भाग है भैया? ये वहन का भाग है। और वहन किसमें? पादपों में। तो ये किसका भाग है? तो ये वहन का भाग है, और ये वहन किसमें होता है? पादपों में। तो कुल मिलाकर जैसे हमारे शरीर के अंदर आपकी जो शिराएं और धमनियां होती हैं, बात समझ में आ रही है?
जैसे हमारे शरीर के अंदर धमनियां और शिराएं होती हैं, कुछ वैसे ही आपका जो पादप होता है, पेड़ पौधा होता है, उसके अंदर दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें से एक है आपका जाइलम और दूसरा वाला जो है वो है आपका फ्लोएम। बात समझ में आ गई? अब फ्लोएम का भी काम देख लेते हैं यार, उसको बेचारे को क्यों ऐसे अनाथ छोड़ना। बात समझ में आ रही है? तो फ्लोएम का काम क्या होता है भैया, आप बड़े ध्यान से देखिएगा। पत्तियों ने जो भोजन बनाया है, अब पत्तियां कौन सा भोजन बनाती है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, इस प्रकार का भोजन पत्तियां बनाती हैं। तो पत्तियों का जो भोजन होता है उसको कहां ले जाना जरूरी है? उसको लेकर जाना जरूरी है फूल में, फल में, जड़ में, तने में, शाखाओं में, और दूसरा जो पौधे का पूरा भाग है वहां पे। बात समझ में आई? तो इसका काम है भोजन को पूरे पादप का जो भी अलग अलग भाग है, पादप में ले जाना। दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई? मस्त ही वाली कहानी है, नोट तो करो, मजा ही आएगा। ठीक है, क्लियर? तो इसका काम क्या है भैया? जल का वहन है। चलते हैं कंप्यूटर जी के पास और उनसे पूछते हैं कि भाई साहब यार जो हम कह रहे हैं वो सही है क्या? इनका भी कहना है कि सर ऐसा ही होता है। अब अच्छा, रटने की स्टाइल में, जाइलम जल। बात समझ में आई? फ्लोएम का कुछ नहीं होगा, बट जाइलम का क्या होगा? आपका जल। तो एक कहानी अपनी कॉपी में नोट करो, दिमाग के अंदर फिट करो। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट पक्का? ठीक भैया, अगला सवाल पढ़ो और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दो। बढ़ते हैं आगे। पढ़ लिया, कर लिया, सिंपल था आंसर, शानदार था। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और क्या था वो भी देख लेते हैं। बात किसकी हो रही है? स्वपोषी पोषण की बात हो रही है। मतलब ये कि अपना भोजन खुद ही बनाइए, पादपों की बात हो रही है, और फिर उसको खुद ही खाइए। बात समझ में आ गई? अब भैया यहां भोजन बनाने का मतलब भोजन पकाना नहीं होता है। पत्तियां जो होती हैं वो सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से बनाती हैं अपना भोजन। इसका मतलब यह है कि जब पत्तियां अपना खेल खेलना शुरू करती है तो उसके तीन जो खिलाड़ी हैं वो जरूरी होते हैं। और वो कौन सा? बाबूजी, सूरज का प्रकाश बहुत जरूरी है। सूरज का प्रकाश यदि नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण होने वाला नहीं है, जिसको अपन लोग फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। साथ में क्लोरोफिल चाहिए होता है, जो कि पाया जाता है किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं हरित लवक। बात समझ में आ गई? जिसके कारण जो पत्तियां होती हैं उनका कलर यानी कि रंग जो है वो हरा होता है। साथ में हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या? तो भैया जल। हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और क्या? तो जल। तो एक काम करते हैं ना, मस्त वाली कहानी है, अपन उस अभिक्रिया को ही देख लेते हैं। बात समझ में आई? तो आप जानते हो कि हमें चाहिए CO2 और हमें चाहिए H2O, और हमें कौन सी चीज चाहिए? तो हमें चाहिए सूर्य का प्रकाश, यानी कि हमें चाहिए प्रकाश। ठीक है, और क्या चाहिए? तो भैया और अपने को चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बिना ये होने वाला नहीं है। आपको यदि याद होगा तो ऐसा वाला अपन लोगों ने क्रियाकलाप भी देखा था। बात समझ में आ रही है? पर उसके बारे में हम फिलहाल में डिस्कशन नहीं करेंगे। उसकी भी जो क्लासेस हैं वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, उसको भी आप विजिट कर सकते हो। बड़े ध्यान से देखो, CO2 चाहिए, H2O चाहिए, और तब बनता है भोजन C6H12O6। यही होता है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। और साथ में निकलती है क्या? तो भैया ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए जरूरी होती है, और साथ में निकलता है H2O। क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? बोलो नो सर। क्या हम इसको संतुलित करेंगे? बोलो यस सर। बहुत बढ़िया। देखो बाबूजी, तो यहां पर आ जाएगा आपका 6, यहां पर भी आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो कार्बन कितने हो गए? कार्बन हो गए 6, इसलिए यहां पर आ जाएगा 6 और यहां पर हो जाएगा 12। जल्दी से बताओ जरा, बैलेंस है क्या? कर लेते हैं कैलकुलेट, एकदम घर की बात, कोई दिक्कत नहीं। 6 कार्बन और हाइड्रोजन यहां पर 24 है, यहां पर हाइड्रोजन 12 और वहां पर हाइड्रोजन 12। ऑक्सीजन की यदि हम बात करेंगे तो भैया ऑक्सीजन यहां पर 12 और यहां पर भी 12। बात समझ में आई? और कैसे देखते हैं संतुलित अभिक्रिया को? उसके लिए आपको क्या करना है? आपको कक्षा 10वीं का पहले अध्याय पे जाना है, रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण। किन्ने पढ़ाया है आपको भी पता है, जाकर देख लेना। संतुलित अभिक्रियाओं के बारे में सारी जो बात है हमने वहां पर कर ली है। राइट, चलिए भैया, तो ऑक्सीजन यहां पर 12 है, यहां पर भी 12 है, इधर पे 6 है, इधर पे 6 है और यहां पर 12 है। तो सब कुछ है बैलेंस, जिंदगी एकदम बढ़िया सी चल रही है। बड़े ध्यान से देखिएगा, तो पौधों को CO2 कहां से मिलता है? तो भैया पौधों को CO2 जो मिलता है वो मिलता है वातावरण से।
बात समझ में आ रही है? वो कहां से मिलता है? वातावरण से। ये जो हम इतनी सारी गंध मचाते हैं ना, धुआं जलाते हैं ना, सॉरी चीजों को जलाकर धुआं निकालते हैं ना, और जब हम श्वसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधा जो है वो खींच लेता है। यदि पौधे नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, और यदि हम नहीं होंगे या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पौधे नहीं होंगे। तो पौधा जो है CO2 लेता है कहां से? वातावरण से। और भैया ये H2O कहां से लेता है? जड़ से लेता है। पानी कहां से लेता है? जड़ से लेता है। बात समझ में आ रही है? और जब ये जड़ से लेता है तो किसके थ्रू लेता है? तो जाइलम, जिसके बारे में भी अपन लोगों ने बात की थी। बात समझ में आ रही है? तो पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से आने वाले पानी के माध्यम से की सहायता से प्रकाश, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक के अंदर पाया गया एक प्रकार का पिगमेंट, बात समझ में आ रही है, उसकी उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बाबूजी ये वाली जो चीज है, कौन सी वाली? ये वाली जो चीज है ये हो गई आपकी भोजन। इसी भोजन को कौन लेकर जाता है? फ्लोयम लेकर जाता है। कहां लेकर जाता है? पूरे पादप के अलग अलग भागों में। तो ये भोजन कौन लेकर जाता है? तो फ्लोयम। है ना इंटरेस्टिंग? यस सर बोलो भाई, मस्त वाली बात है। तो पानी जाइलम लेकर आता है, भोजन फ्लोयम लेकर जाता है, खत्म। इंटरेस्टिंग ये कहानी, राइट। और ये जो ऑक्सीजन है ये हम लोग यूज करते हैं, यानी कि दूसरे जो प्राणी है वो उपयोग करते हैं, इसको प्राणी उपयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? और वो जो जल बना है यदि पौधे ने उपयोग कर लिया तो कर लिया, नहीं तो वाष्पोत्सर्जन होता है, और उस वाष्पोत्सर्जन से वो जो जल है वो बाहर चला जाता है। बात समझ में आई? जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, जिसके बिना, ट्रांसपिरेशन के बिना जड़ जो है वो पानी ऊपर नहीं खींच सकती। ये सारी कहानियों को हम लोगों ने बढ़िया तरीके से डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो यहां पर हो जाता है वाष्पोत्सर्जन। चलो पूरा निपटाएंगे बढ़िया से अपन लोग, ठीक है जी। तो इस तरीके से पूरा खेल रचा जाता है, मतलब कि स्वपोषी पोषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, स्वपोषी पोषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पादपों को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और प्रकाश। मतलब आंसर क्या होगा आपको भी पता है, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा बाबूजी? तो आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। सिंपल ये कहानी है, इंटरेस्टिंग ये कहानी है, बड़े ध्यान से देखिएगा। चलते हैं कंप्यूटर महाशय के पास और इनसे पूछते हैं कि बाबूजी हमको बताओ हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सही है या फिर नहीं है। तो भैया बिल्कुल सही है। इजी हो गया रिवीजन? बोलो यस सर। बात समझ में आई? देखो पूरा रिवाइज कर डाला अपन लोगों ने, नोट करो। चलो रगड़ देंगे बच्चों, रगड़ देंगे, पूरा निपटा देंगे। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है। और जिन लोगों को नहीं बताया है आपने अपने आसपास की, भैया बायोलॉजी की क्लास भी शुरू हो चुकी है, उनको भी बता दो। एक एक टॉपिक बढ़िया से कॉपी में भी और आपके दिमाग के अंदर भी। बात समझ में आ रही है? मजेदार ये कहानी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो अब बात हो रही है पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहां पर होती है? ध्यान से देखिएगा। पाइरुवेट क्या होता है? तो भैया ऐसा है, जब हम वायवीय अवायवीय क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, तो हमारा जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, हमारा जो ग्लूकोज होता है पहले वो टूट जाता है किसमें? पाइरुवेट में। तो ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट है, और ये जो पाइरुवेट होता है, राइट, उसको मैं इत्थे लिखने वाला हूं, ये है अपना पाइरुवेट या पायरोवेट, व्हाटएवर, अपने को नहीं डरने का। बात समझ में आ रही है? चलो तो पाइरुवेट, तो पाइरुवेट जो है वो क्या देता है? तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड देता है। देखो अपने शरीर के अंदर ये प्रोसेस होती है। और क्या देता है? जल देता है, यानी कि H2O देता है। और क्या देता है? ऊर्जा देता है। तो यदि आपको याद हो तो 38 ATP, और ATP क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ऊर्जा जिस रूप में संचित होती है, ऊर्जा जिस रूप में संचित होती है उसी को हम लोग बोलते हैं ATP। ऊर्जा यानी कि हम कह सकते हैं जैविक ऊर्जा कह सकते हैं उसको। तो यहां तक तो जिंदगी अच्छी चल रही है यार, मस्त चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो तो 38 ATP क्या है बाबूजी? तो ये है आपकी जैविक ऊर्जा। हमारे शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर इस प्रकार से जो है ऊर्जा बनती है। बात समझ में आई? अब देखो इसके अंदर भी पूरी कहानी है, ठीक है। तो देखना ये सब होता कहां पर है?
तो सवाल पैदा होता है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, जल मिल रहा है और आपको ऊर्जा मिल रही है 38 एटीपी के आसपास। भाई सीधी सी बात है, ये वायवीय श्वसन है भैया, वायवीय श्वसन है, वायवीय श्वसन है, श्वसन। बात समझ में आई? तो ये जो चीज यहां पर दिख रही है आपको, ये कौन सी प्रक्रिया है? वायवीय श्वसन है। वायवीय श्वसन क्या होता है? तो भैया जी वायवीय श्वसन आपका होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ये प्रारंभिक रूप से कहां पर होता है? तो वहीं पर होता है। अब एक बात बताओ, ऊर्जा निकल रही है ना, अपने को ऊर्जा मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, पावर मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो पावर कहां से मिलेगा? पावर हाउस ऑफ द सेल से, कोशिका का जो पावर हाउस है वहां से मिलेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कोशिका का जो पावर हाउस है, जिसको अपन लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, कोशिका का जो पावर हाउस है, जो कोशिका को जिंदा रखता है। अब जब सारी कोशिकाएं जिंदा रहती है तो हमारे शरीर के सभी ऊतक जिंदा रहते हैं, ऊतक से अंग जिंदा रहते हैं, अंगों से अंग तंत्र जिंदा रहता है, और अंग तंत्रों से हमारा जो शरीर है वो जिंदा रहता है, जिसके बारे में हम लोगों ने कक्षा 9वीं में बात की थी। बात समझ में आ रही है? तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए होगा कहां पर भैया? इससे अपने को पावर मिल रही है। तो ये जो अपने को पावर मिल रही है किससे मिलेगी? पावर हाउस से मिलेगी। और पावर हाउस जो है वो क्या है आपका? याद करो ध्यान से, इंटरेस्टिंग, तो भैया वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। हिंदी में लिखना है क्या? ठीक है, लिख दो यार, पावर हाउस ऑफ द कोशिका। बात समझ में आ गई? मस्त वाली बात। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहां पर ना एक और चीज दी हुई है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में जो श्वसन होता है वो अवायवीय होता है। बात समझ में आ रही है? पर वायवीय श्वसन जो होता है, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। बात समझ में आ गई? चेक करते हैं जल्दी से और बढ़ते हैं आगे। सिंपल सी बात, मजेदार बात। अच्छा एक और बात सुनो, हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाओं में ये वाली प्रक्रिया प्रोसेस तो हो रही है, अब उस ऊर्जा को तो अपन उपयोग कर लेंगे। बात समझ में? H2O जो है वो ब्लड में मिल जाएगा। अब भैया ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको भी तो अपने को ठिकाने लगाना है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपन बोलते हैं ब्लड, यानी कि रक्त से। ए भाई सुनना, खून बहता तू बहुत है, बहते बहते तू यार ये कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन के ऊपर सवार कर। ध्यान से सुनना, मस्त वाली कहानी, पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा। बात समझ में आई? तो हम ब्लड से कहती है कोशिका, सुनना भाई, एनर्जी बनाने के चक्कर में ना एक बाई प्रोडक्ट बन गया, सह उत्पाद बन गया, बाई प्रोडक्ट बन गया एनर्जी बनाने के चक्कर में। यार ये कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देना। तो ब्लड कहता है नॉट टू वरी, अपन लेकर जाएगा इस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े के पास में, जहां फेफड़े के अंदर होती हैं बहुत सारी एल्वियोलीज यानी कि कूपिकाएं, और वो जो कूपिकाएं होती हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को कहां भेज देती हैं? फेफड़े होते हुए, श्वास नली होते हुए, नाक होते हुए वातावरण में। तो ये सारी जो कहानी है वो आपस में कैसी है स्टूडेंट्स? रिलेटेड है। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग बात है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से जो निकली वो ब्लड में जाती है, हीमोग्लोबिन उसको लेकर जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वाहन है जो आरबीसी के अंदर होता है, वो उसको लेकर जाता है कोशिकाओं के पास। कोशिकाएं जो हैं ब्लड में से उस CO2 को निकालती हैं, श्वास नली में भेजती हैं, श्वसनिका में भेजती हैं पहले, उसके बाद श्वास नली में, फिर वो उसको नाक से बाहर निकाल देती है। बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग बात। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाने का जो काम है, राइट, वो कौन करता है? वो भी रक्त करता है। तो रक्त क्या है? तो भैया हमारे शरीर के अंदर की जो कचरा गाड़ी है, माल गाड़ी है, संदेशवाहक यानी कि पोस्टमैन अंकल है, वो कौन है? वो रक्त है। बात समझ में आई? तो ये अपना सही आंसर था। चलो पक्का? यस सर बोलो भाई। ठीक, चलो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बात हो रही है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन किस प्रकार से होता है। बात समझ में आई? अब देखो भैया ऐसा है, वसा का पाचन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि वसा का पाचन नहीं हुआ तो पेट हो जाएगा खराब, और यदि ज्यादा वसा जमा हो गई तो पेट निकल जाएगा।
बात समझ में? चर्बी आ गई, मेरा भी नहीं है, पर हमने देखा कुछ लोगों को भयंकर चर्बी जमा हो जाती है पेट के ऊपर। बात समझ में आ रही है? इसलिए वसा का पाचन होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी। अब यह होता कैसे, देखो। अच्छा, आपको ना एक बात बता रहा हूं, सुनो। रटना नहीं है बेटा, बायोलॉजी को ना बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर ये रटने वाला सब्जेक्ट है, रटने नहीं, रटना ही नहीं अपने को। पूरी की पूरी देखो, अपने शरीर जो है वो विज्ञान के हिसाब से एक प्रकार की मशीन है। बात समझ में आ रही है? और मशीन को समझना, उसके अंगों का काम को, उसके पार्ट्स जो होते हैं, उसके जो भी कार्य होते हैं उसको समझना बड़ा ही आसान होता है। कैसे होता है? क्योंकि अपन डिस्कस करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो रटो मत। जब भी भाई कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अब पूछा गया है कि वसा का पाचन कैसे होता है, आपके दिमाग में उस क्वेश्चन से रिलेटेड सबसे पहले आना चाहिए कौन सा जैव प्रक्रम है जिसके अंदर ये खेल चल रहा है बाबूजी। बात समझ में? तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए क्या? पाचन तंत्र। तो ये किसका है? तो बाबूजी ये पाचन किसका पार्ट है? तो ये पाचन तंत्र का पार्ट है। बात समझ में आ रही है? अब आप जानते हो कि भैया अपने पास पाचन तंत्र के अंदर दो बड़ी ग्रंथियां होती हैं। एक आपका लीवर है जिसे आप यकृत कहते हो, और दूसरा आपका पैंक्रिया है जिसे आप अग्नाशय कहते हो। कहते नहीं कहते हो? बात समझ में आ रही है? और लीवर का साथ कौन देता है? यकृत का साथ देता है आपका पित्ताशय। कौन देता है? पित्ताशय। बात समझ में आ रही है? चलो, तो अपन इस खेल को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है? पूरा पाचन तंत्र नहीं पढ़ेंगे, आप ये समझ लो कि पाचन तंत्र जो है हमारा ग्रसनी विरसनी होते हुए कहां पहुंच चुका है? खाद्य नली होते हुए पहुंच चुका है हमारे पेट में, जहां पर HCl होता है। बात समझ में आ रही है? जहां पे और भी बहुत सारी चीजें होती है, उसका अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। और उस पेट से वो निकल के अब जा रहा है छोटी आंत की तरफ। किसकी तरफ? छोटी आंत की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा, मस्ती वाली कहानी। छोटी आंत बनाना पड़ेगा यार, पर है ना, ये लो। तो भाई ये छोटी आंत है। अब आप बोलोगे सर ऐसी वाली छोटी आंत? हाँ यार, समझने के लिए बना लो, ये छोटी आंत है। भोजन के अंदर जितनी चीजें होती हैं उनमें से अधिकांश अवशोषण या पाचन जो है वो कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है। हालांकि वो जो प्रक्रिया है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। जब हम भोजन को चबाना शुरू करते हैं, भैया भोजन जबा रहा हूं, कुछ और ही सोच लोगे, नहीं तो बात समझ में है ना। चलो, तो ये हो गई अपनी छोटी आंत। क्या हो गई ये? छोटी आंत। भोजन का अधिकांश पाचन और जो अवशोषण है, बात समझ में आ रही है, वो यहां पर होता है। और ये अब ये आया कहां से? तो ध्यान से देखना। तो भैया ये भोजन यहां पर आया कहां से? अमाशय से। कहां से आया? तो भैया अमाशय से भोजन यहां पर आया। अब उसके अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, यही वाली वसा है, ठीक है, विटामिन है, और भी बहुत सारे जैव अणु हैं। तो अमाशय जो अपना ये इस तरीके से होता है, राइट, वहां से ये आपका जो भोजन है वो आ गया, छोटी आंत में आ गया। यस सर बोलो यार, भयंकर सिंपल है, अपन पूरा निपटा देंगे बढ़िया से। बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये है आपकी छोटी आंत। और ऐसा है, छोटी आंत इसलिए है क्योंकि कम जगह पर होती है। हमारी जो पूरी की पूरी खाद्य नली होती है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जो लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है, मुख से लेकर मल द्वार तक। बात समझ में आ रही है? उसमें भैया सबसे लंबी यही होती है, 6 से 7.5 मीटर तक। बात समझ में आई? तो छोटी आंत इसलिए क्योंकि कम जगह पर है, पर छोटी नहीं है, लंबी आंत होती है। मुझे यदि कोई बोलता कि भैया नामकरण करो शरीर के अलग अलग भागों का, तो मैं इसको लंबी आंत कहता, ये छोटी आंत नहीं होती है। तो यहीं पर अपना पोषण जो होता है, उसका अवशोषण होता है, पाचन इत्थे ही होता है बाबूजी। बात समझ में आ गई? चलो, छोटी आंत। अब इस छोटी आंत को 2 प्रकार के रस की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है भैया? 2 प्रकार के रस की जरूरत होती है। एक आपको चाहिए क्या? तो ध्यान से देखिएगा, तो एक आपको चाहिए क्या? पित्त रस। तो यार इसको तो आप जानते ही हो ना, लीवर है भैया। ये कौन सी चीज है? तो बाबूजी ये है आपका लीवर। बात समझ में आ रही है? अरे मस्त वाली बात। एक तरफ है लीवर, ये जो लीवर मैं यहां पर बना रहा हूं, राइट, इस लीवर के पास यहां पर होता है आपका पित्ताशय। तो लीवर से जो है पित्तरस निकलता है और पित्ताशय में जमा हो जाता है। लीवर बोले तो क्या? तो भैया लीवर बोले तो यकृत, दैट्स ऑल। लीवर बोले तो क्या? यकृत। और यहां से निकलता है पित्तरस। तो पहले यहां से पित्तरस निकलता है जो कि इस जगह पर आता है, अपन उसको लिख देते हैं। मस्त ही वाली बात है। पित्त, मैं उसको पति रस लिख रहा था, पित्तरस।
बात समझ में आई? तो ये है आपका पित्तरस जो कि लीवर से निकलता है और किस में आ जाता है बाबूजी? तो ये आ जाता है किस में? तो भैया ये आ जाता है पित्ताशय में। पित्ताशय में सिर्फ ये जमा रहता है। बात समझ में आ रही है? अब सुनना पूरे ध्यान से कहानी। तो पाचन तंत्र अपना ये हो गया। अब यहां से जो है आपका पित्तरस पहुंचता है कहां? छोटी आंत में, क्योंकि आमाशय जो से जो पचा हुआ भोजन आया था ना वो बड़ा अम्लीय था। क्यों था? अरे भैया आमाशय के अंदर है HCl। लो तो बाबूजी आमाशय के अंदर कौन सी चीज है? HCl, जो कि HU जैसा दिख रहा है, उसको अपन मिटाते हैं, है ना? तो भैया आमाशय के अंदर है HCl जो कैसा होता है? अम्लीय होता है। यार अपन ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, अभी तो पढ़ा है कुछ दिन पहले। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग बात। अब देखो तो भैया आमाशय में आपका HCl है जो कि अम्लीय है, तो भोजन भी कैसा हो गया आपका? अम्लीय हो गया। और भोजन का यदि आप पाचन करना चाहते हो तो उसको थोड़ा सा क्षारकीय करना जरूरी है। वो क्षारकीय करने का काम कौन करता है? यकृत से निकलने वाला पित्तरस, जो कि जमा किस में है? पित्ताशय में। जमा किस में है? पित्ताशय में। जैसे जैसे छोटी आंत को जरूरत पड़ेगी, छोटी आंत पित्ताशय और यकृत से बोलेगी भाई सुनना, इधर से जो भोजन आ रहा है ना वो बड़ा अम्लीय है, मेरे को उसको थोड़ा सा क्षारकीय करना है, क्षारीय करना है। तो ये बोलेगा चलिए मेरे से एक काम कर, तू एक काम कर ले, पित्तरस ले। बात समझ में आई? क्योंकि आप यदि इसको क्षारकीय नहीं करोगे तो बाजू में जो आपकी अग्नाशय है, बाजू में कौन? तो बाजू में अग्नाशय। बात समझ में आई? तो भैया बाजू में जो अग्नाशय है ये लो, ऐसे आम की पत्ती जैसा होता है अग्नाशय, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं रे बाबू? इसको अपन बोलते हैं आपका पेंक्रिया। क्या बोलते हैं? पेंक्रिया। मस्त सही वाली कहानी। बात समझ में आ गई? चलो तो ये हो गया आपका पेंक्रिया, ऐसे आम की पत्ती जैसे। ये लो ये लो ये लो अग्नाशय। इसको क्या बोलते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय। ओए अग्नाशय, यार ग नहीं बन रहा, ठीक है? अग्नाशय। यहीं से निकलते हैं आपके कुछ और रस, 3 प्रकार के। कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात समझ में आ रही है? अपन ने पूरा पढ़ा है। 3 प्रकार के और रस इसमें से निकलते हैं बाबूजी, ठीक है? कौन से बताना, ठीक है? चलो चलो अब सुनो, अग्नाशय से, ठीक है, जो रस आते हैं 3 प्रकार के, वो यदि भोजन को पचाना चाहते हैं तो भोजन का क्षारकीय होना बहुत जरूरी है। और यहां से जो भोजन आता है वो बेसिकली कैसा है आपका? भैया वो अम्लीय है। तो ये जो आपका पित्तरस है, यकृत है, ये क्या करता है? उसकी जो अम्लीयता होती है उसको कम करता है और उसको बना देता है क्षारकीय। अब वो क्षारकीय भोजन यहां पहुंच चुका है। अब अग्नाशय से रस लेकर आपकी जो छोटी आंत है वो भोजन का बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर सकती है? अवशोषण भी कर सकती है, पाचन भी कर सकती है। बात समझ में आ रही है? और उसी के अंदर एक टॉपिक आता है आपका कि भैया वसा का पाचन कैसे होता है। बात समझ में आ गई? तो ये पूरी कहानी क्लियर है? यस सर बोलो। बहुत आसान, नहीं तो कमेंट बॉक्स में जाओ, ठीक? चलो तो भैया वहां आमाशय, यहां पर कौन? यकृत, और वो हो गया आपका अग्नाशय। बात समझ में आ रही है? पहले मेरे को ऐसा लगता था जब मैं 9th-10th क्लास में था कि भैया जो अग्नाशय है ना उसमें से अग्नि निकलती होगी। तो बिल्कुल सही है, अग्नि नहीं निकलती है, पर वो रस निकलते हैं जिसके कारण जो जठराग्नि होती है, जठर रस होता है, वो भोजन का पाचन करता है। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग सी कहानी, इतना नोट करो पहले। यस सर बोलो। फिर कर लिया? अब आते हैं टॉपिक पे, ध्यान से देखना, अब पूरा समझ में आएगा। देखो, वसा का पाचन यकृत द्वारा स्त्रावित, स्त्रावित का मतलब स्त्राव होना, सीक्रेट होना। पित्त यानी कि बाइल जूस, पित्त रस से होता है। निकला ना पित्त रस निकला, ऐसे थोड़ी होता है। पित्त रस को निकाला अपन, ठीक है, हमने कहा निकल तू, ऐसे कैसे भोजन का पाचन करना है भाई? तो बाइल रस से होता है। किससे होता है? तो भैया पित्त यानी कि बाइल जूस से होता है। चलो, अग्नाशय के रस के साथ शुद्धांत में आता है। भैया ऐसा है, अग्नाशय के रस तभी काम करेंगे जब भोजन जो है वो क्षारकीय होगा। भोजन वहां से अम्लीय आ रहा है, उसको क्षारकीय बनाने का काम किसका? लीवर का। बात समझ में आई? मस्त वाली कहानी। चलो, अग्नाशय के रस के साथ शुद्धांत में आता है। आ गया? ठीक है, आ गया भैया, ठीक। बाइल रस के बाइल लवण वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं का इमल्सीकरण कर देते हैं। इमल्सीकरण भैया कुछ नहीं है, इमल्सीकरण का मतलब होता है जलीय और वसीय चीज को आपस में मिलाना, जो काम हमारा साबुन करती है। जैसे हमारा जो दूध है वो एक क्या है? तो वो एक प्रकार का इमल्शन है, क्योंकि दूध के अंदर जल भी होता है और घी के रूप में वसा भी होती है। तो जलीय और वसीय चीज को आपस में मिलाने का जो काम है उसको अपन कहते हैं इमल्सीकरण। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, खेल ही खत्म हो गया।
क्या बोलते हैं? तो बाबूजी ये कहलाता है अपना इमल्सीकरण। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा बाइल रस के बाइल लवण। बाइल रस कौन सा है? पित्त रस है। तो पित्त रस का जो लवण होता है वो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को अवशोषण करने के लिए आपको जैव अणु को छोटा छोटा तोड़ना बहुत जरूरी है बाबूजी, राइट? तो आपका जो पित्त रस है वो क्या करता है? वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं उसका इमल्सीकरण करता है, और इस इमल्सीकरण के कारण वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं वो छोटी छोटी गोलिकाओं में टूट जाती हैं। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी बड़ी गोलिकाओं के साथ छोटी छोटी घटनाएं होते रहती हैं पूरी की पूरी बायोलॉजी में, और जब ये छोटी छोटी गोलिकाओं में टूट जाती हैं तो इस तरीके से एक बड़ा सतही क्षेत्र प्रदान होता है। इस प्रकार से एक बड़ा सतही क्षेत्र जो है वो क्या होता है बाबूजी? वो प्रदान होता है, ठीक है, जिस पर एंजाइम क्या कर सके? क्रिया कर सके। और ये एंजाइम कहां से आता है? तो भैया यही आता है आपके पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से। इंटरेस्टिंग ये कहानी, ठीक है। चलो, लाइपेज नामक, ध्यान से देखना, एक तो मैंने ही बता दिया, अभी पूछा था ना कौन से 3 निकलते हैं, तो उसमें से एक कौन सा है आपका? लाइपेज। तो लाइपेज नामक एंजाइम जो कि अग्नाशय के रस में होता है, अरे वाह, एक तो आंसर यही मिल गया, इमल्सीकरण हुए वसा का विखंडन कर देता है। सीधी सी बात, इमल्सीकरण के कारण, इमल्सीकरण से पहले वसा के बड़े बड़े गोले थे, बड़े बड़े भाग थे, उसको अपन ने छोटा किया, इमल्सीकरण किया। उसके बाद हमने जो इमल्सीकरण हुआ वसा था उसका क्या कर दिया? विखंडन कर दिया। और शुद्रांत की जो भित्ति होती है पर जो ग्रंथियां होती हैं जिसको अपन विली कहते हैं, राइट, वो इस रस का क्या कर लेती है? तो भैया वो इस रस का क्या कर लेती है? तो अवशोषण कर लेती है। क्या लिखा है? शुद्रांत की भित्ति पर स्थापित ग्रंथियां शुद्रांत रस स्रावित करती हैं जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो ये तो फैट हो गया, और ये हो गया आपका वसा अम्ल। क्या हो गया भैया? ये हो गया आपका फैटी एसिड, जो कि हमारे लिए जरूरी होता है। तो वसा को ये वसी अम्ल में परिवर्तित कर देती है। वसा का पाचन शुद्रांत में होता है। तो पाचन के लिए जो सबसे ज्यादा 2 खिलाड़ी जरूरी हैं वो कौन है भैया? एक आपका अग्नाशय और दूसरा आपका यकृत। अग्नाशय को सपोर्ट कौन करता है? यकृत करता है पित्तरस बनाकर। पित्तरस जब बन जाता है, ठीक है जी, बाइल जो जब बन जाता है तो वो कहां पाया जाता है? पित्ताशय में पाया जाता है। इंटरेस्टिंग कहानी, मजेदार कहानी, कॉपी में नोट करो। बढ़ रहे हैं आगे, चलिए। तो ये सारी कहानी आपको क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहते हो? मजेदार बात, ठीक है। चलो अब देखो भैया, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? ये लार वही वाली है जो अपन मनपसंद भोजन सुनते हैं, राइट? तो मुंह में जो पानी आ जाता है, लार टपकने लगती है। बात समझ में आ रही है? वही वाली लार है। क्लियर? चलिए, अब एक बात बताओ भैया, अपन ने दाल चावल रोटी सब्जी खाई, पर ये तो क्या है? बड़े बड़े इसके जो कण हैं भोजन के, अब उसको छोटा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आई? ये जो हमारा भोजन होता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, शर्करा होता है। बात समझ में आ रही है? शर्करा जो होती है उसको कार्बोहाइड्रेट में बदलना बहुत जरूरी है। साथ में उस भोजन को और भोजन के जो कण है उसको सही सलामत छोटे छोटे टुकड़ों तक हमारे अमाशय तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारा जो काम होता है इसमें खेल जो खेलती है वो है आपकी लार। यानी लार का बहुत महत्वपूर्ण क्या है भैया? आप सोच लो कि काम है। सोचो सूखा सूखा अपन खाते हैं तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता और ऐसा लगता है गले में कुछ अटक गया। बात समझ में आ रही है? तो जो लार है वही आपकी हेल्प करती है किसमें? भोजन में। और कैसे? देखो लिखा हुआ है, लार एक प्रकार का रस है जो कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से मुंह में उत्पन्न होता है। लार एक रस है जो कि 3 जोड़ी लाल ग्रंथियों से मुंह में उत्पन्न होता है। लार में एमिलेस नामक एंजाइम होता है। बात समझ में आ रही है? जिसका काम होता है शर्करा को कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि जटिल अणु को लार के साथ, जटिल अणु को छोटे छोटे अणुओं में क्या करना? छोटे कणों में परिवर्तित करना। ठीक है। इसके मुख्य कार्य कौन से? यह मुख्य के खोल को साफ रखती है। बिल्कुल सही बात है। ये मुख का जो खोल होता है, ये जो हमारा पूरा फेस नहीं, मुख अंदर वाली जो बात करेंगे हम, राइट, तो उसको ये क्या रखती है? साफ रखती है। यह मुख खोल में चिकनाई पैदा करती है जिससे चबाते समय रगड़ कम होती है। सोचो यदि लार नहीं होगी तो अपनी जीभ जो है वो छिल सकती है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। ठीक है। और क्या है भैया इसका काम, वो भी अपन देख लेते हैं। यह भोजन को चिकना और मुलायम बनाती है ताकि जब वो भोजन अमाशय तक पहुंचे
ठीक है, तो सही सलामत पहुंच जाए, क्योंकि यदि वो रगड़ के साथ पहुंचेगा और हमारी यदि खाद्य नली में कोई दिक्कत आ गई तो बाबूजी फिर अपने को जाना पड़ेगा अस्पताल। बात समझ में आ रही है? चलो, भोजन को पचाने में मदद करती है, यह भोजन के स्वाद को बढ़ाती है। अरे बाबा, भयंकर काम है इसके तो। इसमें विद्यमान टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च का पाचन करके उसे मैल्टोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। इंटरेस्टिंग ये बात। चलो और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, स्वपोषी पोषण के लिए अति आवश्यक की परिस्थितियां कौन सी है और इसके उपोत्पाद क्या होते हैं? भैया स्वपोषी पोषण मतलब जो पादपों में होता है। तो अपन ने देखो, एक बात बताओ, पिछले कुछ एक क्वेश्चंस में अपन ने सारे कॉन्सेप्ट्स निकाल कर व्हाइट बोर्ड पर रख दिए थे। बोलो यस सर, राइट। तो भैया ये किस में होता है? जो बाबूजी पादपों में होता है, जो कि किस में होता है, पादपों में होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण। और होता क्या है बेसिकली, वो पक्का अपने पास कहीं ना कहीं पर होगा। कहां होगा? तो भैया होगा, बिल्कुल होगा, उसको होना पड़ेगा। ये देखो क्या है, स्वपोषी पोषण है कि नहीं? बोलो यस सर। क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से ली? वातावरण। क्या चाहिए? जल। कहां से लिया? जाइलम लेकर आया। ठीक है। क्लोरोफिल कहां होता है? हरित लवक के अंदर होता है। सूरज का प्रकाश कहां से मिलता है? वातावरण से, सूरज से। बात समझ में आ रही है? चलिए, क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, जो कि भोजन है, जिसको फ्लोएम पूरे पौधे में पहुंचा देता है। और क्या बनता है? ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए पैदा करता है कौन? पादप। और क्या मिलता है? जल। इस जल को यदि जरूरत खत्म हो जाती है जल की, जल को उपयोग कर लिया जाता है अलग अलग प्रकार के जैविक प्रक्रमों में, पादपों के अंदर। यदि खत्म हो गया तो फिर क्या करते हैं? इस जल को, ध्यान से देखिएगा, इस जल को वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा वायु में भेज दिया जाता है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब यह हुआ कि जब स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों की बात करेंगे और जरूरी चीजों की यदि हम बात करेंगे, तो भैया ऐसा है, अपने सामने सबसे पहले आएगा प्रकाश संश्लेषण, यानी कि आपका फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आई? तो कौन सी चीजें? ध्यान से देखो, क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, प्रकाश संश्लेषी एंजाइम की उपस्थिति। और एंजाइम क्या होते हैं? तो बाबूजी एंजाइम होते हैं आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी कि जैविक आपके जो उत्प्रेरक होते हैं, वी मस्ट कॉल देम एंजाइम। बात समझ में? सूरज की रोशनी भी हमें चाहिए, सूरज की रोशनी भी हमें चाहिए, किसके लिए? स्वपोषी पोषण के लिए। और जब ये सारी चीजें, जब ये पांच खिलाड़ी आपस में मिलते हैं, जब ये पांच खिलाड़ी आपस में मिलते हैं, तो जो खेल होता है वो यहां पर दिया हुआ है, और इसी खेल को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी परिस्थितियां आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। और बनता क्या क्या है? जल बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। तो वो भी लिखा होगा अपने पास, ये देखो, ऑक्सीजन मिलेगा, जल मिलेगा और अपने को रासायनिक ऊर्जा मिलेगी। कौन देता है? पादप। अगले सवाल की तरफ पढ़ेंगे। बढ़िया वाला क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब क्योंकि अपन लोगों ने कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझ लिया है, तो अब जो भी सवाल आपके सामने आएगा वो आपको जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? देखो क्या बोला जा रहा है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है। क्या मस्त ही सवाल है। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। बात समझ में? एक कहानी तो क्लियर है कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको अपन वायवीय बोलेंगे, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा हरित लवक के, सॉरी, आपके कोशिका द्रव के अंदर, उसको हम अवायवीय श्वसन बोलेंगे। वायवीय श्वसन वो है जो ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है, अवायवीय श्वसन वो है जो कम ऊर्जा पैदा करता है। वायवीय श्वसन वो है जो हमारी कोशिकाओं के अंदर होता है, अवायवीय श्वसन वो है जो यीस्ट में होता है। बात समझ में आई? अब थोड़ा सा इसको डीप में देख लेते हैं, मस्त वाली कहानी, अपने को सब पता है। देखो, तो पहला पॉइंट क्या है? तो भैया पहला पॉइंट है वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये लो, कोई पूछे कि रिएक्शन बताओ, आप बोलोगे हमको रिएक्शन भी पता है। कैसे पता है? देखो, ये लो, वायवीय अवायवीय लिखा है ना, लिख देते हैं यहां पे। रुको जरा, पूरा का पूरा खेल ही खेलते हैं अपन लोग, ठीक है? तो भाई ये आपका कौन सा है? वायवीय है, देखो ना। तो ये कैसा है आपका? तो ध्यान से देखिएगा, तो ये है आपका वायवीय। रुको एक मिनट, तो ये कैसा है? तो भैया ये है वायवीय।
और नीचे वाला कैसा है, अवायवीय। दैट्स ऑल, मस्त वाली ये कहानी है। तो ऊपर वाला वायवीय और नीचे वाला कैसा है, अवायवीय। इंटरेस्टिंग ये बात है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। अब ध्यान से देखो वायवीय में आपको CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा और 38 ATP यानी कि ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। अवायवीय में आपको लैक्टिक अम्ल मिलेगा, अल्कोहल भी मिलेगा। ये हमारे अंदर जो अवायवीय होता है उसमें लैक्टिक अम्ल मिलता है। यीस्ट जो अवायवीय श्वसन करता है उसमें आपको अल्कोहल भी मिलता है। वही अल्कोहल जो कि कार्बन का एक उत्पाद है, वही अल्कोहल जो कि कार्बन का एक उत्पाद है, जिसको हम लोग ने किस में पढ़ा था, कार्बन और उसके महत्वपूर्ण यौगिकों में। चलो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन होता है, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता। अच्छा, बहुत बढ़िया। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। यार बिल्कुल सही बात बोल रहा है कंप्यूटर, क्या बात है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। पर यदि हम बात करेंगे किसकी, अवायवीय श्वसन की, तो इसमें अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल है और इथेनॉल है। अपन ने अवायवीय का एक यहां पर लिख दिया है लैक्टिक अम्ल, इसी तरीके से इथेनॉल जो है वो भी अवायवीय में पैदा होता है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ेंगे। मस्त क्वेश्चन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लोगे, यस सर बोलो और जल्दी ले लो। चलो और आगे बढ़ेंगे। वायवीय में, रुको कंफ्यूज हो रहे हो, होने नहीं दूंगा मैं। वायवीय बाबूजी रुको जरा, तो भैया ये वायवीय है और ये अवायवीय है। और मैं आप लोगों से एक चीज कह रहा था, ध्यान से देखिएगा इस बात को। एक एक चैप्टर के इतने सारे अपन लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, इतने क्वेश्चंस लगाएंगे कि आपके एग्जाम में यदि कुछ भी पूछा जाए तो आपको फील आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़कर आए हैं। तो अभी तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा है, इसके बाद एमसीक्यू आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पलर क्वेश्चन आएगा, बहुत लंबा चौड़ा खेल अभी खेलना बाकी है। बात समझ में आ रही है? तो बस बने रहिएगा, सब कुछ निपटाएंगे वन बाय वन। चलो ये पॉइंट पढ़ लिया। 38 ATP ऊर्जा ज्यादा, 2 ATP ऊर्जा कम। यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे कि ज्यादातर पौधे तथा जंतुओं में, जैसे मानव, हिरण, पक्षी, गधा, घोड़ा, ठीक है, और बंदर सब आ गया। यह क्रिया निम्न जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे कि यीस्ट में, फीताकृमि में। यीस्ट बोले तो खमीर, और फीताकृमि क्या है, तो एक प्रकार का क्या है भैया, परभक्षी है। चलो ठीक है। इसके बाद यह कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह केवल कोशिका द्रव में होता है, मानवों की पेशी कोशिकाओं में होता है। मानवों की पेशी कोशिकाएं जो होती हैं उसमें भी होता है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग ये बात, नोट करो, बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार से अभिकल्पित होती हैं? सवाल पैदा होता है, सर ये नाम जो है कूपिकाएं, ये सूना सूना सा लग रहा है, या फिर सूना सूना सा लग रहा है, बहुत ज्यादा सूना सूना सा लग रहा है। बात समझ में आ रही है? कहां देखा था हम लोगों ने इसको? हमने इसको देखा था फेफड़ों के अंदर, यानी कि आपके जो फुफ्फुस होते हैं, लंग्स होते हैं उसके अंदर। और कूपिकाएं करती क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली कहानी देखो। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो ऊर्जा पैदा करती हैं? बात समझ में आई? जब वो ऊर्जा पैदा करती हैं श्वसन में, तो उनको जरूरत किसकी होती है? ध्यान से इस वाली अभिक्रिया को देखो भैया, ऐसा है, उनको जरूरत कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, हाँ, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमारे शरीर के अंदर जो वायवीय श्वसन हो रहा है कोशिकाओं के अंदर, उनको जरूरत है ऑक्सीजन की। तो कोशिकाओं तक अपने को ऑक्सीजन लेकर जाना है। बात समझ में आई? और वायवीय श्वसन के बाद जो CO2 बना, इसको भी अपने को वहां से बाहर लेकर आना है। तो अपने सामने, बात समझ में आई, अपने सामने दो प्रक्रियाएं आई। ध्यान से सुनना, मस्त वाली कहानी है। श्वसन के समय, मैं बात कर रहा हूं श्वसन, अरे यार, श्वसन के समय, क्लियर? श्वसन के समय हमें एक काम करना है, और वो ये वाला काम है। ध्यान से देखना, हमें भैया एक काम तो ये करना है। सुनो, श्वसन के समय हमें जो पहला काम करना है वो ये करना है कि हमें जो ऑक्सीजन है उसे कोशिका तक पहुंचाना है। दैट्स ऑल। ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाना है, ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाना है। बात समझ में आ रही है? और जब ये श्वसन हुआ
जब ये श्वसन हुआ कोशिका के अंदर। बात समझ में? अच्छा, एक और चीज भैया, श्वसन का मतलब होता है जो पाचित भोजन है उसके ऑक्सीकरण से ऊर्जा बनाना। श्वसन का मतलब सांस लेना नहीं होता है, सांस लेना श्वसन का एक भाग है। ये जो अपन सांस लेते हैं फिर अपन छोड़ देते हैं, बात समझ में आ रही है? ये सांस लेना है, पर ये जो सांस ली मैंने और फिर मैंने CO2 छोड़ दी, इसके अंदर जो खेल हुआ कोशिकाओं के अंदर, राइट, उसी को हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन। बात समझ में आई? तो देखो ना, अपने को ऑक्सीजन लेकर जाना था कहां तक? माइटोकॉन्ड्रिया तक। और जो CO2 बाहर निकली है उसको भी बाहर निकालना है, मतलब शरीर से बाहर निकालना है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, तो ऑक्सीजन को कोशिका तक लेकर जाना है और श्वसन से पैदा हुई, ध्यान से देखना, श्वसन से पैदा हुई CO2, ऐसे क्यों लिख रहा हूं इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा क्या? O2 एंड CO2। श्वसन से पैदा हुई CO2 को शरीर से बाहर लेकर जाना है, बाहर लेकर जाना है। तो ये देखो, ऑक्सीजन को रक्त लेकर तो चला जाता है कहां तक? कोशिका तक। CO2 को रक्त लेकर भी कहां जाता है? फुफ्फुस यानी कि फेफड़े तक। पर क्या होता है, ये जो हमारी कूपिकाएं होती हैं, ये जो हमारी गुब्बारे नुमा कूपिकाएं होती हैं, जिसको हम एल्वियोलीज बोलते हैं, जो कि हमारे फेफड़े के अंदर पाई जाती हैं, उनका काम होता है ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय। बात समझ में आई? तो गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार से अभिकल्पित हैं, यानी कि उपयोग की जाती है, उसको अपन लोग देख लेते हैं। आप फेफड़ा जानते हो? बोलो यस सर। फेफड़ापन बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मस्त ही कहानी है। देखो, ये अपन ने बनाई श्वास नली, भैया एक फेफड़ा ऐसा बन गया, ठीक है, और जो है एक फेफड़ा यार ऐसा बन गया। अब इतने कम समय में ऐसा ही फेफड़ा बनेगा, सस्ता वाला फेफड़ा, ठीक है। मुकेश का फेफड़ा है ये। किसका फेफड़ा है ये? मुकेश का फेफड़ा। कौन मुकेश? वही जिसने जो है दंडी का पी पी कर, बात समझ में आई, बहुत सारा जो टार है वो अपने फेफड़े में भर भर के अपना फेफड़ा जो है बर्बाद कर दिया और उसको कैंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये मुकेश का फेफड़ा। चलो और अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको यदि याद हो तो भैया जो खेल है वो आगे इस तरीके से चलता है, ध्यान से देखेंगे आप। फेफड़े के अंदर इस तरीके से जो है बहुत सारी और क्या होती हैं, ध्यान से देखोगे आप तो श्वसनिकाएं होती हैं, श्वसनी होती है, श्वसनिकाएं होती हैं, ऐसी बहुत सारी जो है फेफड़े के अंदर क्या होती हैं, श्वसनिकाएं होती हैं। और यदि आप जानेंगे तो हमारे भैया लाखों में कूपिकाएं पाई जाती हैं, जिसको हम एल्वियोलीज बोलते हैं। और ये जो फेफड़े के अंदर कूपिकाएं होती हैं, राइट राइट राइट, वो ना इस तरीके से कॉर्नर में लगी होती है। यस सर, बोलो भाई, मस्त वाली बात है। तो यदि आप किसी एक कूपिका को जूम करके देखोगे, बात समझ में आए, तो वो कूपिका कैसी दिखती है वो भी अपन देख लेते हैं, मस्त वाली बात। तो यदि हम इसको जूम करके देखेंगे तो हम ये जानेंगे कि जो कूपिकाएं होती हैं, राइट, वो कुछ इस तरीके से होती हैं। ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली बात। इस तरीके से कूपिकाएं होती हैं आपकी, ठीक है, इस तरीके से कूपिकाएं होती हैं। ऐसे गुब्बारे नुमा क्या होती हैं भैया, तो गुब्बारे नुमा यहां पर ऐसे कूपिकाएं होती हैं। मैं एक कूपिका बना रहा हूं, राइट, तो अपन ने यहां पर क्या किया, एक कूपिका बना दी। लो, ऐसे गुब्बारे नुमा जो चीज होती है इसी को अपन बोलते हैं कूपिकाएं। और ये जो कूपिकाएं होती हैं ये किससे जुड़ी हुई होती है, तो भैया ये जुड़ी होती हैं आपकी किससे, ये श्वसनिका से, श्वास नली से। इतनी सी ये कहानी है, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। और इस कूपिकाओं के आसपास क्या होती हैं, इन कूपिकाओं के आसपास दो प्रकार की नलिकाएं होती हैं, ठीक है। कौन सी वाली होती हैं, तो भैया देखो इसके आसपास ना नलिकाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी नलिकाएं होती हैं। कूपिकाओं के आसपास होती है नलिकाएं, दो प्रकार की नलिकाएं। कौन सी? धमनी और शिरा। अपने को भी पता है कि हमारे यहाँ, हमारे शरीर के अंदर भैया दो प्रकार के क्या होते हैं, रग होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये जो कूपिका यहाँ पर होती है, ऑब्वियसली मैं बहुत परफेक्ट डायग्राम नहीं बना पाया, पर आपके पूरा समझ में आएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो ये जो कूपिकाएं होती हैं इसके अंदर होती हैं बहुत सारी नलिकाएं, ठीक है, ऊपर होती है। अब होता क्या है, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, यहां पर बनाते हैं एक कूपिका। ये लो,
हमने एक कूपिका भैया ये यहां पर बना दी और एक्स्ट्रा जूम कर दिया। हमने कहा भैया अपन एक्स्ट्रा जूम करेंगे, ध्यान से देखना, अपन ने कर दिया एक्स्ट्रा जूम, ठीक है। अब क्या है, ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक नली आ रही है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। ये कूपिका को अपन ने एक्स्ट्रा जूम कर दिया। क्या कर दिया, कूपिका को हम लोगों ने एक्स्ट्रा जूम कर दिया, ठीक है। ये कूपिका को हम लोगों ने एक्स्ट्रा जूम कर दिया है, ठीक। अब ध्यान से देखना, मस्त वाली बात बता रहा हूं, ठीक है जी। ये जो नीले कलर वाली नली है, ये है आपकी फुफ्फुस शिरा। क्या है, तो भैया ये है आपकी क्या, फुफ्फुस शिरा। बात समझ में आई, सॉरी फुफ्फुस धमनी। ये क्या है आपकी, तो भैया ये है आपकी फुफ्फुस, ध्यान से देखोगे, फुफ्फुस धमनी। तो आपकी जो फुफ्फुस धमनी है, ये बेसिकली क्या लेकर आ रही है, CO2 वाला ब्लड, ठीक है। तो ये रक्त लेकर आ रही है जिसमें CO2 है। अब इस CO2 को कौन खींच लेती है, बड़े ध्यान से देखिएगा, इस CO2 को कौन खींच लेती है, तो भैया इस CO2 को खींच लेती है कूपिका। इस CO2 को क्या कर लेती है, कूपिका खींच लेती है, जिससे रक्त के अंदर से CO2 निकल जाती है। बात समझ में आ रही है। और जब CO2 निकल जाती है तो जो रक्त होता है हमारा, वो कैसा हो जाता है, ऑक्सीकृत रक्त हो जाता है। शुद्धिकरण यहां नहीं होता भैया, रक्त का जो फिल्ट्रेशन है, प्यूरिफिकेशन है, शुद्धिकरण है, वो किडनी में होता है। फेफड़े में, फुफ्फुस में, कूपिकाओं में रक्त का ऑक्सीकरण और विऑक्सीकरण होता है, यानी कि CO2 को ब्लड से निकालना और ऑक्सीजन को ब्लड में डालना। बात समझ में आई, ये लो, चलो ये लो, ये लो, बात समझ में आ रही है। इंटरेस्टिंग ये कहानी, ध्यान से देखो, तो इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ठीक है जी। चलिए अपन और बनाएंगे, इस खेल को आगे बढ़ाएंगे। तो अब यहां पर ये जो रक्त है आपका, राइट, ये क्या है, तो ऑक्सीजन है। तो CO2 आपने बाहर निकाल लिया था, बोलो यस सर। ऑक्सीजन आपने अंदर डाल लिया, CO2 आपने बाहर निकाल लिया। अब वो CO2 जो निकला है, वो यहां से होते हुए बाहर चला जाएगा जब मैं सांस छोड़ दूंगा। बात समझ में आई। और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अपन ने लिया, तो कूपिका ने ऑक्सीजन को रक्त में मिला दिया। क्लियर। तो ये फुफ्फुस धमनी थी, तो उसके पड़ोस में जो चीज होगी वो क्या होगी, आपकी फुफ्फुस शिरा। दैट्स ऑल। तो ये क्या होगी, आपकी फुफ्फुस शिरा। और फुफ्फुस शिरा जो है वो कहां जाती है, दिल में जाती है। फुफ्फुस शिरा कहां जाती है, तो भैया दिल में जाती है। और फुफ्फुस धमनी कहां से आती है, तो बाबूजी ये दिल से आती है। और क्योंकि फुफ्फुस में आती है, फेफड़े में आती है, कूपिकाओं में आती है, इसीलिए हम कहते हैं इसको क्या, फुफ्फुस। बात समझ में आई। तो ये पूरा का पूरा खेल होता है। अब सुनो, कूपिकाएं जो होती हैं, यहां पर ये ढेर सारी एल्वियोलियस होती हैं, कूपिकाएं होती हैं। ये कूपिकाओं में दोनों प्रकार की आपकी जो रंग कलर दिख रही होंगी आपको, क्या, रक्तवाहिकाएं ये होती हैं। शिराएं भी होती हैं, धमनी भी होती है। कूपिकाएं क्या करती हैं भैया, रक्त में से CO2 बाहर निकाल लेती हैं और रक्त में डाल देती हैं ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जो है रक्त के अंदर मौजूद आरबीसी के अंदर जाता है। आरबीसी के अंदर वो सवारी करता है हीमोग्लोबिन की, और वो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सो हीमोग्लोबिन बनाता है, और वो कहां जाता है, फिर कोशिका तक जाता है। तो रक्त को ऑक्सीजन कौन देती है, कूपिकाएं। और रक्त से CO2 कौन बाहर निकालती है, बाबूजी, कूपिकाएं। तो कूपिकाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रोवाइड करती हैं, किसको, इन CO2 और O2 के आदान प्रदान के लिए। बात समझ में आई। तो अपन ने इसको जूम किया, फिर अपन ने कूपिका को और ज्यादा जूम कर दिया, लो क्या कहते हैं, और जूम कर दिया अपन लोगों ने। बात समझ में आई। तो ये जो खेल है, ये जो विनिमय है CO2 और O2 का, ये कौन करता है, कूपिकाएं, जो कि पाई किसके अंदर जाती हैं, फेफड़े के अंदर। तो फेफड़े के अंदर का जो मेन खिलाड़ी है वो कूपिकाएं हैं। कुछ इसी तरीके से वृक्क के अंदर का जो मेन खिलाड़ी है वो वृक्काणु है, यानी कि नेफ्रॉन है। बात समझ में आ रही है। इंटरेस्टिंग है बात, नोट करो। चलो पढ़ते हैं अब इसको। तो क्या कहा जा रहा है, फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी नलिकाओं में परिवर्तित हो जाता है, जो कि अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतकृत हो जाता है। इन्हें कूपिकाएं बोलते हैं, एल्वियोलिस बोलते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का हो सके विनिमय।
क्योंकि श्वसन के समय पर जो CO2 निकली थी उसको अपने को बाहर भेजना है और श्वसन के लिए ऑक्सीजन जो है उसको अपने को अंदर लेकर आना है। बात समझ में आ रही है? कूपिकाएं रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है। सिंपल सी बात है यार, बात समझ में आई? तो ये सारी जो कहानी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये सारा खेल जो है वो किसके अंदर हो रहा है भैया? फेफड़े के अंदर हो रहा है। फेफड़ा क्या है? तो फेफड़ा जो है वो है आपका लंग्स। खेल समझ में आया? सर बोलो भाई, मस्त वाली ये कहानी है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो, पक्का इंटरेस्टिंग मजेदार? यस सर बोलो, बढ़िया वाली बात। और यदि कोई डाउट होगा तो सीधे जाइए कमेंट बॉक्स में और उसको वहीं पर जाकर पूछ लीजिए। बात समझ में आ गई? बढ़ते हैं आगे। चलिए, नोट कर लिया? पक्का जी, बहुत बढ़िया। बढ़ेंगे आगे। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या हो सकता है भैया? एक बात बताओ। ये लो, पूरा खेल यहीं पर है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जो ऑक्सीजन है, राइट, वो किसकी सवारी करता है? हीमोग्लोबिन की। ऑक्सीजन जो है वो किसकी सवारी करता है? हीमोग्लोबिन की। अभी कोशिकाओं तक मुझे ऑक्सीजन लेकर जानी है। कौन लेकर जाएगा भैया? हीमोग्लोबिन लेकर जाएगा। किसके अंदर मौजूद होता है? रक्त कोशिकाएं। कौन सी वाली? लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। अब यदि हीमोग्लोबिन नहीं रहा आरबीसी के अंदर, अब हीमोग्लोबिन नहीं रहा, हीमोग्लोबिन किसका बना है? तो भैया आयरन का एक यौगिक है, एक प्रकार का प्रोटीन है। बात समझ में आ गई? अब यदि हीमोग्लोबिन नहीं रहा तो क्या ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंच पाएगी? नो सर बोलो। यदि हीमोग्लोबिन नहीं रहा तो क्या ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंच पाएगी? बाबूजी, सवाल ही नहीं पैदा होता। यदि ऑक्सीजन कोशिका तक नहीं पहुंच पाएगी तो क्या वायवीय श्वसन होगा? नहीं होगा। सीधी बात, अपने को ऑक्सीजन पहुंचाना है भैया कोशिका तक। बात समझ में आ रही है? कोशिका तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो यह प्रक्रिया होने वाली नहीं है। यदि यह प्रक्रिया नहीं होगी तो क्या नहीं मिलेगी? क्या नहीं पैदा होगी? ऊर्जा। तो यदि हीमोग्लोबिन खत्म नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, तो कोशिका तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, जिससे वायवीय श्वसन जो है वो कम हो जाएगा। मस्त वाली बात। तो पहली बात तो ये, श्वसन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन यदि कमी हो जाएगा तो ऑक्सीजन लेकर कौन जाएगा? ऑक्सीजन लेकर कौन जाता है? हीमोग्लोबिन। कमी हो गया तो ऑक्सीजन लेकर ही नहीं जाएगा कोशिका तक। बात समझ में? श्वसन कम हो जाएगा, मतलब, अरे मतलब तो बहुत खतरनाक है, मतलब कम ऊर्जा, क्योंकि श्वसन से ही तो ऊर्जा मिल रही थी अपन को। बात समझ में आ रही है? मतलब कम ऊर्जा। बात समझ में? इंटरेस्टिंग कहानी, नोट तो करो। ऑक्सीजन कौन लेकर जा रहा है? यहां से इधर कौन लेकर जा रहा है ऑक्सीजन? हीमोग्लोबिन। बात समझ में आई? अब यदि हीमोग्लोबिन नहीं है तो श्वसन कम होगा, कम ऊर्जा होगी, और कम यदि ऊर्जा होगी तो बहुत ज्यादा थकान फील होगी, बहुत ज्यादा लूज लेजी लगेगा आप लोगों को, बहुत थकान फील होगी ऑक्सीजन की कमी के कारण। और यदि ऐसा हुआ तो एक प्रकार की बीमारी हो जाएगी, उसको हम कहते हैं एनीमिया। लिखा होगा लो, एनीमिया, रक्त की कमी, यानी कि आरबीसी की कमी, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी। तो क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा और हमारा जो रंग है, बात समझ में आ रही है, वो पीला हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी ही नहीं है, गुलाबीपन खत्म हो जाएगा स्किन से। बात समझ में आई? चलिए, मस्त वाली कहानी पढ़ लेते हैं अपन इसको। चलो पढ़ो ना, पूरा तो क्लियर है। हमें श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी, जिस कारण हम शीघ्र थक जाएंगे, हमारा भार कम हो जाएगा और हमारा जो रंग है ना वो पीला पड़ जाएगा और हम कमजोरी का अनुभव करेंगे। बात समझ में आ रही है? कुछ तो इंटरेस्टिंग है कहानी भैया। हीमोग्लोबिन बनाए रखिए। आरबीसीज यानी कि जो आपकी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो बराबर बनी रहनी चाहिए। किसके अंदर? तो ध्यान से देखिएगा भैया, आपके ब्लड के अंदर, रुधिर के अंदर। तो ऑक्सीजन सिर्फ ले लेने से काम नहीं चलेगा, हीमोग्लोबिन होगा तो ही ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचेगा। कितना आसान, इंटरेस्टिंग और मजेदार था। बात समझ में आ गई? नोट तो करो। डायग्राम बनाना है बनाना, नहीं बनाना है मत बनाना, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। स्क्रीनशॉट, चलो एक स्क्रीनशॉट और लो। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। चलो और बढ़ते हैं आगे भैया। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण क्या होता है, ये क्यों होता है, इसकी क्या जरूरत है, उस पर अपन बात करेंगे, ठीक है। बढ़िया से इसको पढ़ो, बढ़ रहे हैं आगे। तो बात ये हो रही है भैया कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या अपने को करनी है और ये क्यों आवश्यक होता है। बड़ी सिंपल सी कहानी है। अब एक बात बताओ, इतने बड़े शरीर में अपने को ब्लड पहुंचाना है
और ब्लड क्यों पहुंचाना है? क्योंकि इतने बड़े शरीर में भयंकर सारी कोशिकाएं हैं और भोजन का जो श्वसन होता है, बेसिकली ऊर्जा जो निकलती है, राइट, वो कहां से निकलती है? वो कोशिकाओं के अंदर जब भोजन का क्या होता है, श्वसन होता है, तब बाहर निकलती है। बात समझ में आ रही है? तो भैया अपने को रुधिर यानी कि ब्लड जो है वो पूरे शरीर में लेकर भी जाना है और वापस भी लाना है। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर भी जाना है और विऑक्सीकृत यानी कि CO2 वाला जो ब्लड है वो वापस भी लेकर जाना है। बात समझ में आ रही है? तो इन सब के लिए अपने को एक पंप की जरूरत होती है, क्योंकि स्वतः तो भैया ब्लड पूरे शरीर में नहीं फैलने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो वो जो पंप होता है वो कैसे काम करता है उसको हम समझते हैं एक बढ़िया वाले डायग्राम से। आप सब ये जानते हो? बोलो यस सर। ये सारी कहानी अपन जानते हैं। इस पूरे को हम लोग बना लेते हैं एक फ्लो चार्ट में। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा। तो क्या किया गया है, बड़े ध्यान से इस कहानी को आप देखिएगा। भैया एक डिब्बा बनाया गया है, ध्यान से देखना। एक क्या बनाया गया है? तो भैया एक डिब्बा बनाया गया है। थोड़ा ऊपर बनेगा डिब्बा? नहीं यार, थोड़ा नीचे बनेगा, ये यहां पर ऐसा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से थोड़ा और बड़ा बनाते हैं इसको अपन। इस तरीके से हमने यहां पर एक डिब्बा बना दिया है। बड़े ध्यान से देखिएगा, यही अपना दिल है और यही एक प्रकार का पंप है। और ये पंप जो है उसमें होता क्या है उसको भी बड़े ध्यान से आप देखिएगा, राइट। इस पंप के अंदर ये वाला खेल होता है, देखना ध्यान से। तो एक डिब्बा हमने यहां पर बनाया और एक डिब्बा हमने यहां पर बनाया। ये जो ऊपर वाले जो डिब्बे होते हैं, ठीक है, इन्हें हम अलिंद कहते हैं। और जो नीचे वाले डिब्बे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम निलय कहते हैं। तो दो डिब्बे ऊपर बनाए गए हैं और दो डिब्बे जो हैं वो नीचे बनाए गए हैं। बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा। तो कितने डिब्बे बना दिए हम लोगों ने? हमने बना दिए 4 डिब्बे। इतने में पूरी प्रोसेस आपके समझ में आ जाएगी। आप बस ये याद रखो, फेफड़े जो होते हैं वो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स करते हैं और दिल तक भेजते हैं, ठीक है। और वो दिल से फिर कोशिकाओं में पूरे शरीर में चला जाता है। पूरे शरीर से जो विऑक्सीकृत ब्लड है आपका, रक्त है आपका CO2 वाला, वो पहले दिल में आता है और उससे फेफड़े में जाता है। तो ये पूरी कहानी क्या है, बड़े ध्यान से देखते हैं अपन इसको, ठीक है। देखो तो भैया ऐसा है, मस्त वाली ये बात है, ध्यान से देखिएगा। पूरे शरीर से यहां पर ब्लड आया है ऐसा, पूरे शरीर से यहां पर जो ब्लड आया है वो कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाले जो हैं उनको अपन अलिंद कहते हैं, नीचे वाले जो हैं उसको अपन निलय कहते हैं। और होता क्या है अब देखना, अब खेल शुरू कर रहा हूं, ठीक है। तो ये खेल शुरू हो गया, चलो ध्यान से देखो। इसको अपन ऐसे बनाएंगे ना कि सारा का सारा जो खेल है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ ही जाएगा। ये लो, ये लो, ठीक है। अभी क्यों बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक। और ये यहां पर अपन आते हैं और भैया ऐसा, और ये हमने बना दिया इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से देखना पूरा का पूरा खेल, और ये ऐसा, और ये है अपना पूरा का पूरा खेल। बात समझ में आ गई? चलो इस खेल को अपन थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं, थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं यहां तक। मस्त, मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे सभी जो है मेरे साथ साथ इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी बढ़िया तरीके से हो जाएगी, राइट। चलो और पूरा कहानी जो है ना उसका भी अपन समापन करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो अब देखो और बना देते हैं ये तो। चलो इस तरीके से, ये लो ये लो ये लो, चलो और बना देते हैं, लो और बना देते हैं, रुको। चलो पूरा का पूरा खेल समझाता हूं अभी मैं आपको कि दिल का काम क्या होता है, ठीक है। जिस दिल को लेकर इतने सारे गाने वाने बनाते हो ना, जो दिल को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती है ना, जिस दिल के बारे में जो है प्यार मोहब्बत की इतनी सारी चीजें होती है ना, उस दिल का काम होता क्या है उसको अपन समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, मस्त ही वाली कहानी देखो। और यही खेल यार यहाँ ऊपर भी होगा, उसको भी अपन बना लेते हैं।
ऐसा। थोड़ा फास्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो चलो ये सीधे यहाँ पर ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये यहाँ पर ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। आप सुनो बात, लाल कलर से जो दिख रहा है वो आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड है। बात खत्म हो गई भैया। लाल कलर से जो दिख रहा है वो आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड है। लाल कलर से जो दिख रहा है वो आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड है। और मरून सॉरी आपके वॉयलेट कलर से, बैगनी कलर से जो दिख रहा है, राइट, बैगनी कलर से जो भी दिख रहा है वो आपका वी ऑक्सीकृत ब्लड है। बात समझ में आ रही है? यस सर बोलो, मजेदार बात। चलो देखो, ठीक, तो लाल कलर से जो है, और ये जो चीज बनी हुई है यहां पर, ये है भैया अपना फेफड़ा। तो इसको भी अपन बना देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखोगे, रुको जरा रुको जरा। तो ये जो चीज अपनी बनी हुई है ये है अपने दोनों फेफड़े। ये अपने दोनों फेफड़े हैं। आप जानते हो कि फेफड़े के अंदर कूपिकाएं होती हैं जो कि ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं और ऑक्सीजन उसमें डाल देती हैं। तो ये चीज है आपका फेफड़ा। ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये क्या है? तो भैया ये है आपका फेफड़ा। चलो, तो ये हो गया आपका फेफड़ा जिसके अंदर होती हैं कूपिकाएं। बात समझ में आ गई? अब देखो, कहानी बड़ी सिंपल सी है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा बढ़िया तरीके से। ध्यान से देखो, ये है भैया ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन वाला रक्त। ऑक्सीजन वाला रक्त कौन लेकर आ रही है इसको? तो भैया इसको लेकर आ रही है एक शिरा। कहां से लेकर आ रही है? तो भैया इसको ये लेकर आ रही है कहां से? ध्यान से देखिएगा, फेफड़े से। तो इसको हम बोलेंगे फुफ्फुस। क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे फुफ्फुस शिरा। बात समझ में आई? स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ आप ड्रॉ करते जाइए, मस्त वाली ये कहानी है, ठीक है जी। चलो 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 चलो। अच्छा, एक और चीज, यदि ये दिल मैं ऐसे बना रहा हूं, मतलब मेरे संदर्भ में है, तो इधर वाला जो भाग रहेगा वो आपका दाया भाग रहेगा, उधर वाला जो भाग रहेगा वो आपका बाया भाग रहेगा। बात समझ में आ गई? चलो, तो इस चीज को भी अपन लोग समझ लेते हैं। ये जो चीज है ये है आपका बाया, इधर वाला दाया, इधर वाला बाया, ठीक है। चलो, तो ये है आपका बाया अलिंद, यानी कि आर्ट्रियम, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाया अलिंद। तो ये क्या हो जाएगा? तो भाई सीधी सी बात है, ये आपका हो जाएगा दाया अलिंद। बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा आपका दाया अलिंद। चलो, तो ऊपर वाले जो डिब्बे होंगे किसके? हमारे हार्ट के जो ऊपर वाले चैम्बर होंगे उनको हम बोलेंगे अलिंद, ठीक है। उसी तरीके से ये कैसा होगा आपका? तो भैया नीचे वाले जो होंगे वो होंगे निलय। तो ये हो गया दाया निलय। कर लोगे? यस सर बोलो, ठीक है। और ये कैसा होगा आपका? तो बाबूजी ये होगा आपका बाया निलय। सारा जो खेल है वो यहीं पर छुपा हुआ है। सही जा रहे हैं अपन लोग? बाया दाया, बहुत बढ़िया, सही है। चलो, अब ध्यान से देखना, मस्ती वाली कहानी है, ध्यान से देखोगे। और ये पूरे शरीर से जो खून है वो दिल तक पहुंचा, और ये पूरे शरीर से, दिल से पूरे शरीर में खून पहुंचा। आपको एरो याद रखना है। अब सुनो कहानी बड़े ध्यान से, देखो। अब फुफ्फुस शिरा लेकर क्या आ रही है? तो रुको ना, फुफ्फुस शिरा लेकर आ रही है ना, रुको। फुफ्फुस शिरा को अपन फुफ्फुस शिरा के तरीके से लिखेंगे, पूरा ही निपटाते हैं, ध्यान से देखना बस, ठीक है। तो भैया ये जो है ये है आपकी फुफ्फुस शिरा। बात समझ में आई? और ये जो है ये है आपकी, क्योंकि देखो फेफड़े की तरफ जा रही है, बात समझ में आ रही है। तो भैया ये है फुफ्फुस धमनी, ठीक है। याद कैसे रखना है वो भी बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये वाली जो चीज है बाबूजी ये है महाधमनी। महाधमनी, ठीक। कहां जाती है? शरीर के अंदर। कहां जाती है? शरीर के अंदर, शरीर के अन्य भाग में। उस भाग के अंदर बेसिकली क्या है? तो भैया आपको पता है कि अपना जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो कोशिका के अंदर जाती है, कौन जाती है? महाधमनी। और वहां से ब्लड लेकर कौन आती है? भैया जी महाशिरा। यही तो खेल है, ठीक है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से आप सुनिए, बेसिकली होता क्या है। देखो, ये अपना शरीर है। अब आप बोलोगे सर ये शरीर है? अरे भैया समझाने के लिए, अपने शरीर के अंदर ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, और ये जो कोशिकाएं होती हैं इनको जरूरत होती है ऑक्सीजन की। ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली बात, ठीक है। चलो, ये स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहां पर ये जो डिब्बे हैं इनके नाम क्या है। ये जो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की रक्त नलिकाएं हैं, रक्त वाहिनी है, इनके नाम क्या है? तो ध्यान से देखो,
ऊपर वाले होते हैं अलिंद, ऊपर वाले क्या होते हैं अलिंद, नीचे वाले होते हैं निलय। ऊपर वाले होते हैं अलिंद और नीचे वाले होते हैं आपके निलय। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी रक्त वाहिनी जो हृदय से बाहर निकलेगी उसको अपन धमनी कहेंगे। हृदय से यदि बाहर निकलेगी तो उसको अपन धमनी कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, हृदय से बाहर निकल रही है तो धमनी कहेंगे। हृदय से बाहर निकल रही है तो धमनी कहेंगे। हृदय में यानी कि दिल में आ रही है तो शिरा कहेंगे, दिल में आ रही है तो शिरा कहेंगे। बात समझ में आई? तो पहली बात, जो हृदय से बाहर निकलने वाली रक्त नलिकाएं हैं उसको अपन धमनी कहेंगे। हृदय में आने वाली कौन सा ब्लड लेकर जा रही है अपने को कोनो मतलब नहीं, जो हृदय में आएगी वो शिरा है, जो हृदय से दिल से बाहर निकलेगी वो आपकी धमनी है। पहली बात क्लियर? बोलो यस सर। ऊपर वाले डिब्बे यानी कि चैम्बर को अलिंद कहते हैं, नीचे वाले को निलय कहते हैं। दाएं भाग में वी ऑक्सीकृत यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो करता है दाएं भाग में, बाएं भाग में ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो करता है। बात समझ में आ रही है? पूरी कहानी को सुनते हैं अपन ध्यान से। देखो, ये शरीर के अंदर की जितनी भी कोशिकाएं, हमारे शरीर के अंदर असंख्य करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं, उनमें से एक कोशिका के लिए अपन ने यहां पर ऐसे बनाया हुआ है, राइट। तो इस कोशिका के अंदर अब होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखो, महाधमनी है, महाधमनी जो है रक्त कहां लेकर जा रही है? शरीर के अन्य भाग में, कोशिका तक बड़ा ही महान काम कर रही है, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं महाधमनी। तो महाधमनी लेकर जाती है ऑक्सीजन वाला, ध्यान से देखिएगा भैया, ये ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर जाती है। क्या लेकर जाती है? तो ऑक्सीजन वाला ये क्या लेकर जाती है? तो भैया ऑक्सीजन वाला, रुको, तो ये ऑक्सीजन वाला क्या लेकर जाती है? तो बाबूजी ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर जाती है। कहां जाती है? शरीर के सभी अंगों में। अब वहां पर जो ऑक्सीजन होती है वो किसके साथ मिलती है? याद करो, अपन ने बात की थी, वहां जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज के साथ मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और पैदा होती है ऊर्जा, जिसके कारण मैं पढ़ा पा रहा हूं, जिसके कारण आप मुंडी हिला पा रहे हो कि सर समझ में आ रहा है। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखिएगा। अब ऑक्सीजन हुआ क्या? देखो 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 देखो, ऑक्सीजन कोशिका के अंदर तो पहुंच गई। कोशिका के अंदर बहुत सारी केशिकाएं होती हैं, उतना डीप में अभी अपन नहीं जाएंगे, पर ऑक्सीजन के अंदर बहुत सारी केशिकाएं होती हैं, जहां पर केशिकाओं के जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। जो ऑक्सीजन होती है वो ग्लूकोज के साथ मिलकर वायवीय श्वसन करती है, जल बनाती है और ऊर्जा का निर्माण करती है, जिससे अपन जिंदा रहते हैं। और पैदा हुई साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से वातावरण में भेजना बहुत जरूरी है। तो होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला जो ब्लड है ना, आपको बैगनी कलर का दिख रहा है, ये CO2 वाला ब्लड है। तो इसको अपन CO2 तरीके से लिखेंगे, अपनी स्टाइल में लिखेंगे। तो ये भैया CO2 वाला क्या है? तो ये CO2 वाला ब्लड है, यानी कि रक्त है। बात समझ में आई? अब ये CO2 वाला जो रक्त है वो महाशिरा लेकर जाती है दिल के पास, नीचे नहीं जाती है, याद करो, ये ऊपर जाती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है भैया, ये दिल के पास लेकर जाती है कौन? महाशिरा। शरीर की तरफ जो धमनी गई वो महाधमनी है, शरीर से जो धमनी आई वो आपकी कैसी है? महाशिरा है। बात समझ में आई? शरीर से जो शिरा आई, नॉट धमनी आई, शिरा आई, वो आपकी महाशिरा है। और ये महाशिरा यहां पर पहुंच जाती है दाएं अलिंद में। इसके बाद इसको प्रेशर की जरूरत होती है, राइट। तो ये फिर जाती है किसके पास में? भैया फेफड़े यानी कि फुफ्फुस के पास में। और फेफड़े से कहती है भाई सुन, मैं क्या लेकर जा रही हूं। कौन लेकर जाती है? देखो, महाधमनी जो है वो CO2 वाला रक्त लेकर आ गई थी, बोलो यस सर। उसके बाद वो यहां पर जाता है, देखो, इसके बाद ये इधर पे चला जाता है और इसके बाद ये इधर पे चला जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने एरो बना दिया। ठीक है, तो उसके बाद ये जो हमारी, देखो, जो आपके दिल के पास जो शिरा आई है, दिल के पास आने वाली चीज को शिरा कह रहे हैं, दिल से दूर जाने वाली को अपन क्या कह रहे हैं? धमनी कह रहे हैं। तो भैया महाशिरा CO2 वाला रक्त लेकर आ तो गई, अब उसको अपने को किसके पास भेजना है? फेफड़े के पास भेजना है। तो फेफड़े के पास कौन लेकर जाती है? फुफ्फुस धमनी लेकर जाती है। कौन सा वाला? ध्यान से देखना, CO2 वाला रक्त। CO2 वाला रक्त लेकर ये किसके पास जाती है? फेफड़े के पास जाती है। और फेफड़े से कहती है भाई सुनना यार, तू अपनी कुपिकाओं को बोल दे जरा कि मेरे से कार्बन डाइऑक्साइड ले ले, ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास नली होते हुए बाहर भेज दे,
ठीक है, और यार मेरे को थोड़ी ऑक्सीजन दे दे, तो जो मेरा ब्लड है, जो ब्लड होगा वो CO2 उसमें से निकल जाएगी और ऑक्सीजन उसमें आ जाएगी। तो फेफड़े के अंदर, कूपिकाओं के अंदर क्या होता है कि भैया CO2 बाहर निकल जाता है, बोलो यस सर, और ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जिसको भी अपन थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में देखा था। बात समझ में क्लियर? तो अब ये फेफड़े के पास क्या हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गई और उसमें क्या जुड़ गई भैया, ऑक्सीजन जुड़ गई। क्लियर, सिंपल, यस सर बोलो, पक्का, ठीक है। अब ऑक्सीजन जुड़ गई तो फिर ऑक्सीजन वाला रक्त आपका आ गया। बात समझ में? अब फिर उसको कौन लेकर आ रही है, तो हमने देखा कि जो भी चीज दिल के पास जा रही है उसको अपन शिरा कहते हैं, और जो भी चीज दिल से दूर जा रही है, ध्यान से देखो, टैं टैं, जो भी चीज दिल से दूर जा रही है उसको अपन धमनी कहते हैं, और जो भी चीज दिल के पास आ रही है उसको अपन शिरा कहते हैं। बात समझ में आ गया? इंटरेस्टिंग बात देखो, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर यहां पर आ गया। अब आप मुझे ये बताओ, दिल के पास सवाल पैदा होता है, दिल नहीं होता तो डायरेक्ट ही चला जाता ना सर, दिल के पास क्यों? भैया एक बात बताओ, आपके खेत में नहर है, नहर से आपको खेत में पानी चलाना होता है, ठीक है, आप यदि नहर से सीधे ऐसा एक गड्ढा करके नाली बना के यदि पानी खेत में पहुंचाओगे तो दो चीजें होंगी, पानी बड़ा ही धीरे धीरे आएगा और पूरे खेत में नहीं फैल पाएगा अच्छे से। पर आप क्या करते हो, उस नहर से खेत में पानी चलाने के लिए एक पंप यूज करते हो, डीजल वाला, केरोसिन वाला या इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हो, ताकि उस पानी को आप प्रेशर के साथ दूर तक का जो खेत है आपका, बात समझ में आ रही है, वहां तक आप पहुंचा सको। तो दूर दराज के खेत में यदि आपको पानी पहुंचाना है तो आपको पंप की जरूरत पड़नी ही पड़नी है भैया, बड़ी सिंपल सी ये कहानी है। दूर दराज तक यदि आपको पानी पहुंचाना है तो आपको पंप की जरूरत पड़नी है, आपको प्रेशर के साथ पानी भेजना पड़ेगा, अपने आप पानी नाली से होता हुआ उतने दूर नहीं जाएगा। तो बात समझ में आ गई, इसलिए पंप की जरूरत तो होती है खेती किसानी के लिए। कुछ इसी तरीके से हृदय एक प्रकार का पंप है। अब ये यहां से ये जो रक्त आया ना, O2 वाला रक्त, ये लो ऑक्सीजन वाला रक्त, कौन लेकर आई, फुफ्फुस शिरा लेकर आई। ये रक्त में उतना प्रेशर नहीं होता कि अपने पूरे शरीर में पहुंच जाए। आप सोचो कि यहां दिल है, बात समझ में आई, फेफड़ा इधर पे है, अपने को पैर की एड़ी तक, घुटने तक रक्त पहुंचाना है। बात समझ में आ रही, घुटने तक रक्त नहीं पहुंचेगा तो कुछ लोगों का दिमाग कैसे काम करेगा, समझो ना इस बात को। इंटरेस्टिंग कहानी, राइट। तो इसका मतलब अपने को जो रक्त है, जो ब्लड है, उसको पूरे शरीर में पहुंचाना है और प्रेशर के साथ पहुंचाना है। उसके लिए हमें जरूरत होती है एक पंप की, और वो पंप क्या है, हमारा हृदय। तो ये जो चीज यहां पर बनी हुई है, इसी को हम कहते हैं भैया दिल। आहा, क्या बना हुआ है ये, तो यही बना है बाबूजी, दिल 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 दिल। तो यही क्या बना है, तो भैया यही है अपना दिल। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा होगा, राइट, ये क्या है, तो यार कलर कॉम्बिनेशन में मजा नहीं आया, इससे लिख देता हूं, इससे लिख देता हूं, चलो। तो ये जो पूरा दिख रहा है आपको, राइट, यही है आपका दिल। अब इस दिल में ध्यान से यदि आप देखेंगे, हृदय में यदि आप ध्यान से देखेंगे, तो ये जो आपका दिल है, क्लियर, इसमें कितनी बार आपका रक्त आया, तो ध्यान से देखो, एक बार रक्त आया, यहां से एक बार रक्त आया ऑक्सीजन वाला, फिर चला गया। ऑन द सेम वे यहां से भी एक बार रक्त आया और फिर चला गया। तो क्या इस दिल में दो बार रक्त आया? एक बार जो रक्त आया वो विऑक्सीकृत आया, यानी CO2 वाला आया, बोलो यस सर। दूसरी बार जो रक्त आया है वो ऑक्सीजन वाला आया, जो कि फुफ्फुस शिरा से आया, जो कि ऑक्सीकृत था आपका, बोलो यस सर। ठीक है, यदि दो बार इसमें रक्त आया तो दो बार गया भी तो ना, एक बार महाधमनी से गया, एक बार फुफ्फुस धमनी से गया। रक्त लेकर जाने वाली चीजों को धमनियां कहते हैं, लेकर आने वाली चीजों को, दिल तक लेकर आने वाली चीजों को हम लोग शिराएं कहते हैं। मस्त वाली ये कहानी है। तो एक बात बताओ बाबूजी, जब इस दिल में दो बार रक्त आया, टें और टें, अच्छी एक्टिंग नहीं थी, पर अपन आगे बढ़ते कॉन्सेप्ट की तरफ। जब दो बार रक्त आया और भैया जब दो बार इससे रक्त गया, ऐसा गया और फिर ऐसा गया, एक बार फेफड़े की तरफ गया, एक बार शरीर की तरफ गया, एक बार फेफड़े से आया, एक बार शरीर से आया, एक बार महाशिरा से आया, एक बार फुफ्फुस शिरा से आया, तो क्या दिल में दो बार रक्त आया? बोलो यस सर। क्या दिल से दो बार रक्त बाहर गया? बोलो यस सर। तो हम इसको दोहरा संचरण काहे ना बोले, बात समझ में? इसीलिए इसको अपन बोलते हैं दोहरा संचरण। बात समझ में आई? इसको हम बोलते हैं डबल आपका क्या होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन, दोहरा वहन।
क्यों होगा? क्योंकि 2 बार रक्त आ रहा है। अब ये कैसे ऐसे करूं? हाँ, ये लो, 2 बार रक्त आ रहा है और 2 बार रक्त जा रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। बात समझ में आ गई? सारी कहानी बिल्कुल क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी। तो दिल में वो जो आप तीर बनाते हो ना, ये वाला ऐसा बना के ऐसा, और यहां सोनू और मोनू लिख देते हो। लिखते हो नहीं लिखते हो सोनू मोनू? यस सर। बोलो यार, सोनू मोनू ऐसे लिखते हो नहीं लिखते हो पेड़ों के पीछे? भैया वैसे तीर नहीं लगते दिल में। दिल में तीर वैसे नहीं लगते, दिल में तीर ऐसे लगते हैं जो बताते हैं कि रक्त जो है किस दिशा में क्या कर रहा है, परिगमन कर रहा है। बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग ये कहानी थी। तो ये इस तरीके से दिल जो रहता है वो एक पंप का काम करता है बाबूजी, और अपने पूरे शरीर में रक्त का प्रॉपर प्रेशर और फोर्स के साथ में क्या करता है, परिसंचरण करता है। बात समझ में आ रही है? चलो नोट करो जल्दी से। ठीक है, ये पूरी कहानी क्लियर है? बोलो यस सर। ठीक, ऊपर वाले अलिंद, नीचे वाले निलय, लेकर जाने वाली धमनियां, लेकर आने वाली, दिल तक लेकर आने वाली शिराएं। फुफ्फुस की तरफ कोई भी आएगा जाएगा तो फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिराएं। शरीर की तरफ जो जाएगा महाधमनी, शरीर से जो लेकर आएगा वो महाशिरा। दैट्स ऑल। बैगनी रंग वाली कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त, लाल रंग वाले ऑक्सीजन वाला रक्त। दैट्स ऑल, खेल खत्म। बात समझ में आ गई? अब इस पर अपन थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, निबंध लिख देते हैं। दैट्स ऑल। तो इजी था ना? बोलो यस सर, बहुत बढ़िया, बढ़ेंगे आगे। ये लो, अब डायग्राम भी समझ में आएगा आपके। और ये सारी कहानी जो है इसको भी सुन लो ध्यान से, सब कुछ मस्त लिखा हुआ है। पढ़ते हैं जी और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि दिल के अंदर 2 बार रक्त आता है और 2 बार रक्त बाहर जाता है। बात समझ में आ गई? कैसे? सुनो। विऑक्सीकृत रक्त यानी CO2 वाला, अपन तो इसको CO2 वाला बोलेंगे भाई, विऑक्सीकृत बहुत हायर हिंदी हो जाती है। शरीर के विभिन्न भागों से महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद में आता है। बिल्कुल सही बात, दाएं अलिंद में आता है क्या? हाँ आता है यार, दाएं अलिंद में आता है, बिल्कुल सही है। चलो, जब दाएं अलिंद सिकुड़ता है तो यह दाएं निलय में चला जाता है। गया क्या? हाँ गया गया गया, दाएं निलय में चला गया, बहुत बढ़िया। जब दायां निलय सिकुड़ता है तो यह विऑक्सीकृत रक्त, जिसको अपन बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फुफ्फुस में चला जाता है। गया क्या? हाँ गया ना, देखो 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 देखो, फुफ्फुस धमनी से कहां चला गया? फुफ्फुस, यानी कि फेफड़े में। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। ठीक, जहां गैसों का विनिमय होता है, गैसे को विनिमय मतलब कुपिकाएं कहती हैं, सुनो सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालो रक्त में से, अपने को बाहर भेजना है वातावरण में, और ये ऑक्सीजन डाल दिया अपन ने। इसको भी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। बात समझ में आ गई? मस्त वाली कहानी। चलो, अब विनिमय हुआ, विनिमय के समय पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई कुपिकाओं के माध्यम से और ऑक्सीजन घुस गई अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन, यह रक्त ऑक्सीजनित होकर फुफ्फुस शिरा से, मैंने क्या कहा, फुफ्फुस शिरा दिल के पास जाएगी, तो ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन वाला जो रक्त है फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से वापस हृदय में बाएं अलिंद में जाता है। गया क्या? गया ना बाएं अलिंद में, देखो ना देखो ना, इजी ना? यस सर बोलो। चलो, जब बायां अलिंद सिकुड़ता है तो यह ऑक्सीजनी रक्त बाएं निलय में चला जाता है। गया क्या? बिल्कुल गया बाएं निलय में, बहुत बढ़िया। जब बायां निलय सिकुड़ता है तो यह रक्त शरीर के विभिन्न भागों में महाधमनी के माध्यम से वितरित किया जाता है। मस्त वाली कहानी, आसान है ये कहानी, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी को कंफ्यूज होने दूंगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? चलिए भैया, तो मस्त वाली ये बात थी, इसको अपनी कॉपी में नोट करो। चलो, सिर्फ अच्छा स्कोर लाने के लिए पढ़ाई नहीं करेगा मेरी क्लास का कोई भी स्टूडेंट। भैया आपको अपने अपने स्कूल में, स्टेट में, देश में, और आपका जो विषय है उसमें टॉप करना है। बात समझ में आ रही है? और वो कैसे करोगे? जब कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा आपको क्लियर होगा कि आप किसी को पढ़ा सको। बात समझ में आई? तब आता है मजा, तब आता है कॉन्फिडेंस, और तब आता है परफॉर्म करने का इंटरेस्ट। ठीक है जी? यस सर बोलो यार, सिंपल सी बात। ठीक, मिटाया। चलो ये लो, तो लिखा है ना कि वो जो रक्त है वो हृदय चक्र में 2 बार आता जाता है, इसलिए अपन उसको दोहरा परिसंचरण बोलेंगे। हम बहुत बड़े शरीर वाले हैं, इसलिए अपने इसमें होता है डबल, क्या आपका ट्रांसपोर्टेशन, किसका? ब्लड का। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जिसमें 2 चैम्बर ही होते हैं आपके हार्ट में, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 3 चैम्बर होते हैं, पर हमारे इसमें 4 चैम्बर होते हैं। 1 2 3 4। बात समझ में आ गई? मस्त वाली कहानी, पढ़ लो और बोलो सर यस सर। इजी है, पंप के बिना
रक्त पूरी बॉडी में फ्लो होने वाला नहीं है। तो दिल क्या है? तो दिल भैया एक प्रकार का पंप है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार धड़कता रहता है। कुछ सेकंड के लिए भी यदि रुक जाए, फोटो माला कुछ याद आया? सिंपल सी कहानी। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलो, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम जड़ से जल लेकर आना, फ्लोएम का काम भोजन लेकर जाना। बात खत्म। अब भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जाइलम का काम जल लेकर आना, फ्लोएम का काम भोजन लेकर जाना। सिंपल सी कहानी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सारे पॉइंट्स बड़े क्लियर है। पढ़ो चलो पढ़ो एक बार अपने से। है ना मजेदार? बोलो यस सर, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। जल और खनिज लवण केवल ऊपर मुखी दिशा में संवहित होते हैं, क्योंकि भैया जड़ जो है वो नीचे से खनिज और जल लेगी और पत्तियों तक पहुंचाएगी। हर जड़ अपनी पेड़ की पत्ती से कहती है, सुन तू उधर ही रुक, उधर ही बैठ कर, मैं तेरे पास पहुंचाती हूं क्या? जल और खनिज। बात समझ में आ रही है? किसके थ्रू? तो भैया मेरे पास एक मृत ऊतक है जिसको मैं जाइलम कहती हूं। बात समझ में आई? और ये कैसे होता है इसको भी अपन ने टॉपिक वाइज वीडियोस में बढ़िया से पढ़ा था, पूरा देख लेना, मजेदार है। चलो, फ्लोएम क्या होगा? भोजन और अमीनो अम्ल का संवहन दोनों दिशाओं में होगा। अब पत्ती यदि यहां पर है तो ऊपर की तरफ भी होगा, नीचे की तरफ भी होगा। तो फ्लोएम पत्तियों से भोजन और अमीनो अम्ल पूरे पेड़ में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वितरित करता है। दूसरी बात, इसमें जल तथा लवण का संवहन दाब तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है, यानी कि भौतिक प्रक्रियाएं हैं। इसमें एटीपी ऊर्जा का प्रयोग होता है। इसमें ऊर्जा के द्वारा इस प्रकार का संवहन होता है। ये जो खेल यहां छुपा हुआ है, इस पर अपन ने पूरी बात की। बोलो यस सर। ठीक। जाइलम ऊतक में पदार्थों का परिवहन वाहिनिकाओं तथा वाहिकाओं द्वारा होता है। फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी नलिकाओं द्वारा होता है। और साथी कोशिकाएं उसका भरपूर साथ देती हैं भोजन और अमीनो अम्ल को पत्तियों से निकालकर पूरे पादप में वितरित करने में। बात समझ में? इंटरेस्टिंग कहानी, राइट? बढ़ेंगे आगे। चलो 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 चलो, ये अगला सवाल आ गया। मस्त वाली ये बात है। तो ये कहानी अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जाइलम और फ्लोएम वाली। अब बात किसकी करेंगे? चलो भैया, फुफ्फुस की बात करेंगे। फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा में कूपिका। फेफड़े के अंदर का हीरो कौन है? तो कूपिका है। बिल्कुल सही, अभी अपन ने देखा था। और वृक्क के अंदर होते हैं वृक्काणु, जिसको अपन बोलते हैं नेफ्रॉन। की रचना तथा कार्यविधि की तुलना कीजिए। इनका काम होता है ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना और उसमें ऑक्सीजन डालना। और इसका काम होता है रक्त में से, इसका काम होता है रक्त में से, ध्यान से देखिएगा, इसका काम होता है रक्त में से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को निकालना। बात समझ में आ रही है? और शुद्ध रक्त को जो है भेज देना। तो एक काम करो, इसको करो नोट, बढ़ते हैं आगे, लेते हैं मजे, राइट? क्या कहते हो? मस्त वाली ये बात है। एक तरफ है आपके फेफड़े जिसमें होती है कूपिकाएं, और दूसरी तरफ है वृक्क के अंदर मौजूद वृक्काणु। बात समझ में आ रही है? खेल क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा भैया। कूपिकाएं होती हैं, कुरकुरे देखे हो आपने? कुरकुरे के आगे कुरकुरे जो होते हैं वैसे एक बलून लगा दो आप। चलो लगाते हैं अपन, ठीक है? ये लो, ये लो, नीले कलर से बनाओ। नहीं यार, इस कलर से बनाएंगे अपन। चलो कहां बनाएंगे? तो भैया कूपिका अपन यहां बनाते हैं। लो, ऐसी होती हैं कूपिकाएं। और इन कूपिकाओं के आसपास होते हैं बहुत सारे लाल कलर की केशिकाएं। तो भैया लाल कलर की होती हैं केशिकाएं। ये लो, ऐसी लाल कलर की केशिकाएं होती हैं। और लाल कलर की केशिकाओं के पड़ोस में पाए जाते हैं नीले कलर की केशिकाएं। तो कूपिकाओं का काम सीधा सीधा सा है कि ये नीले कलर की केशिकाएं जो कि रक्त के साथ में CO2 लेकर आई हैं, उस CO2 को लेना है और उसको वातावरण में भेजना है। और उसी समय पर आपका जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड में मिलाना है और उसको जो है हृदय की तरफ भेजना है। और उसको बोलना है भाई ये ले, ऑक्सीकृत ये रक्त है आपका, ठीक है? इसको तू महाधमनी से पूरे शरीर में क्या कर देना? डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बात समझ में? इंटरेस्टिंग ये बात, ठीक है? तो ये होती है आपकी कूपिकाएं, जिनके बारे में अपन पूरा पढ़ चुके हैं। अब वृक्काणु क्या होते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, वृक्काणु की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है समझते हैं ना यार, काहे घबराते हो? रुको, ये देखो कैसे इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी देख लेते हैं। भैया वृक्काणु जो होते हैं ऐसे कब जैसे होते हैं। ऐसे दो चीजें होती हैं यहां पर, बड़े ध्यान से देखिएगा। ऐसा कब जैसा होता है वृक्काणु की शुरुआत, जिसको अपन बोलते हैं बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट, राइट? और इस बोमेन संपुट के अंदर
यहां पर एक केशिका गुच्छ होता है, बोलो यस सर, अपन ने पूरा पढ़ा है बेटा इस कॉन्सेप्ट को। तो यहां पर होता है केशिका गुच्छ, बात समझ में आई। अब यहां पर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आती है अभिवाही धमनी, यानी नाइट्रोजन वाला रक्त, ठीक है, तो यूरिया वाला रक्त अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो रुको, अरे रुको 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 रुको, तो यहां पर आती है यूरिया वाला रक्त। चलो जल्दी से खत्म करते हैं इसको, ठीक है। तो ये होता है यूरिया वाला रक्त, और बेसिकली जो नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु होते हैं उसके अंदर होता है फिल्टर, बात समझ में आ रही है। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर ही आपका केशिका गुच्छ होता है, सॉरी कोशिका गुच्छ होता है, और इसी कोशिका गुच्छ में होता है फिल्ट्रेशन, बात समझ में आई। तो कैसे होता है, इसके लिए अपन ने पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है मानव में उत्सर्जन वाला, आप उसको भी जाकर देख सकते हो, बात समझ में आई। चलो, तो यूरिया वाला रक्त आया, यहां से जो है प्लाज्मा और प्रोटीन बाहर चला जाता है। तो भैया यहां से प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो बाहर चला जाता है, और इस जगह पर क्या होता है, इस जगह पर होता है आपका अवशोषण। चलो, इस जगह पर क्या होता है, तो यहां पर होता है अवशोषण। किसका अवशोषण होता है, तो अमीनो अम्ल का होता है, जल का होता है, ग्लूकोज का होता है, और यूरिया का होता है। अब अपने काम की जो चीज है वो बाकी सभी हैं यूरिया को छोड़कर, तो अपने को यूरिया को क्या करना है, बाहर भेजना है। तो यूरिया कैसे बाहर जाएगा, तो बड़े ध्यान से इस कहानी को देखिएगा आप। यूरिया जो है वो इस प्रक्रिया के माध्यम से बाहर चला जाता है, ठीक है। यूरिया जो है वो इस प्रक्रिया के थ्रू कहां चला जाता है, तो भैया ये मूत्र वाहिनी में चला जाता है, मूत्र वाहिनी में चला जाता है, बात समझ में आई। और बाकी की जो चीजें होती हैं जिसमें अमीनो अम्ल आ गया, आपका जल आ गया, ग्लूकोज आ गया, और जो जरूरी महत्वपूर्ण लवण थे, ठीक है, वो वापस से किस में चले जाते हैं, इस प्लाज्मा वाले इसमें चले जाते हैं। तो इधर पे क्या हुआ था आपका, ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर तो आपका अवशोषण, सॉरी निस्यंदन हुआ था, फिल्ट्रेशन हुआ था, यहां पर वापस से कुछ चीजों का अवशोषण हो जाता है, जिनकी अभी मैंने बात की, बात समझ में आई। तो अपन ने बहुत शॉर्ट में, बहुत स्पीडली इसको कंप्लीट किया है, पर हमने उत्सर्जन तंत्र वाला पूरा वीडियो बढ़िया से बनाया है, आप प्लीज उसको जाकर देख लीजिएगा। और इस तरीके से यहां से जो है, ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली बात, इस तरीके से यहां से जो है यूरिया वाला जल, जिसको हम लोग मूत्र भी कहते हैं, राइट, वो मूत्र वाहिनी में जाकर मूत्राशय में जमा हो जाता है, दैट्स ऑल, बात समझ में आ रही है। मस्त वाली ये कहानी है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका एक नेफ्रॉन है, इसको अपन हेनले लूप कहते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, वो अभी अपन पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, बात समझ में आई। पर यहां पर ये आपका नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु का खेल होता है, और उधर पे आपकी कूपिका यानी कि एल्वियोलिस का खेल होता है, बात समझ में आ रही है। इंटरेस्टिंग ये कहानी, चलो पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। प्रत्येक कूपिका प्याले के आकार जैसी होती है, बिल्कुल से ये गुब्बारे नुमा होती है। प्रत्येक वृक्काणु महीन धागे की आकृति जैसा होता है, कुछ इस तरीके से, बात समझ में आई, ठीक है। कूपिका दोहरी दीवार से निर्मित होती है। वृक्काणु एक सिरे पर प्याले के आकार की मैप्लिघियन संपुट विद्यमान होती है, जिसको अपन बोलते हैं बोमन संपुट। ध्यान से देखो, ये जो पूरा बना है ये बोमन संपुट है, और यदि हम अंदर वाली की बात करेंगे तो भैया वो है अपनी केशिका गुच्छ, बात समझ में आ रही है। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एक नया टॉपिक बन जाएगा वो वृक्काणु वाला, इतना नोट करो, कर लिया, बोलो यस सर, ठीक, बढ़ेंगे आगे। चलो कुछ चीजों को हटा देते हैं यहां से, ये लो, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ठीक। कुछ और पॉइंट्स हैं, उसको अपने दिमाग के अंदर हम बढ़िया से फिट कर लेते हैं कि भैया कूपिका की दोनों दीवारों के बीच में रुधिर कोशिकाओं का सघन जाल होता है, जहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड खींचती हैं और ऑक्सीजन डाल देती हैं, बात समझ में आई। बोमेन संपुट में रुधिर कोशिकाएं, इसको हटा देता हूं यहां से, ठीक है। ये समझ लो कि ये जो आ रहा है ये यूरिया वाला, अपन लिख देते हैं ये यूरिया वाला रक्त है। चलो, तो बोमेन संपुट में रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ उपस्थित होता है, जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। बेसिकली यहीं पर आपका फिल्ट्रेशन यानी कि निस्यंदन होता है, किसका, यूरिया का, जल का, अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, और कुछ जरूरी लवण का। इसमें से अपने को यूरिया बाहर भेजना है, बाकी की जो सारी चीजें हैं वो अपने को फिर से चाहिए, इसलिए उसका पुनः अवशोषण हो जाता है, बात समझ में आ रही है, मस्त वाली बात।
और वो प्लाज्मा और ये पुनः अवशोषित हुई जितनी भी चीजें हैं जिसमें आपका जल है, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है और भी चीजें हैं, वो प्लाज्मा होते हुए फिर ये बाहर चली जाती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं भैया? अभिवाही धमनी। उसको हम क्या बोलते हैं? अपवाही धमनी। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली कहानी। चलो, कूपिकाएं वायु भरने पर फैल जाती हैं, वृक्काणु में ऐसी कोई क्रिया नहीं होती, क्योंकि कूपिकाओं का काम है CO2 और ऑक्सीजन दोनों का क्या करना? विनिमय, यानी कि एक्सचेंज करना। पर वृक्काणु का ऐसा कोई काम है ही नहीं। वृक्काणु तो भैया खून में से निकालता है यूरिया और बाकी के साफ वाले रक्त को कहता है तू जा। बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग कहानी। चलो इसको बेटा देते हैं यहां से, ठीक है? चलिए, यहां रुधिर की लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन प्राप्त कर लेती है तथा प्लाज्मा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका में चली जाती है। मस्त बात। कोशिका गुच्छ में रुधिर में उपस्थित वज्र पदार्थ, जिसको हम अपशिष्ट भी कहते हैं, उनका फिल्ट्रेशन होता है, उनका छानन होता है, ठीक है? चलो, कूपिकाओं में गैसीय आदान प्रदान के बाद फेफड़े के संकुचन से कूपिकाओं में भरी वायु शरीर के बाहर निकल जाती है। बिल्कुल सही है। कैसे? वायु अंदर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही होगी मेरे ब्लड में, सॉरी ऑक्सीजन मिल रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो खेल कुछ बिगड़ जाएगा, ठीक है? वायु अंदर, ऑक्सीजन मिल रही है मेरे ब्लड में, जो कि जाएगी कोशिकाओं तक, जहां पर होगा आपका क्या? श्वसन के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन। और ये निकाल दी भाई कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बनी थी कहां पर? कोशिकाओं के अंदर। बात समझ में? इंटरेस्टिंग कहानी। क्लियर? चलो, मूत्रवाहिका से मूत्र बहकर मूत्राशय, सूत्र नहीं मूत्र है वो, बहकर मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है और वहां से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तब जब हमारा दिमाग सिग्नल देता है कि भैया टैंक फुल हो चुका है, अब इसको बाहर कर दो। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी कहानी। चलो नोट करो जरा। कर लिया? बोलो यस सर। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ना सिर्फ क्वेश्चन लगाए, पर हर क्वेश्चन के अंदर का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, जिससे हमारे इस चैप्टर का बढ़िया तरीके से क्या हो गया भैया? रिवीजन हो गया। अब इस चैप्टर के क्रियाकलाप यानी कि आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो बाकी हैं, इनटेक्स्ट क्वेश्चंस यानी कि पाठगत आधारित प्रश्न बाकी हैं, साथ में बाकी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वन शॉट रिवीजन। और ये सारी चीजें आपको मिलेगी आपके अपने फेवरेट चैनल पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। बात समझ में आई? तो उम्मीद है कि आज की जो क्लास है इसमें हमने जितनी चीजों को पढ़ा वो बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। रटेगा कोई नहीं, समझकर दिमाग में फिट करोगे। बात समझ में आ रही है? अब जो अगली क्लास होगी उसमें जिन चीजों का मैंने अभी डिस्कशन किया वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। और वो आपको कहां पर मिलेगी? सिंपल सी बात है भैया, वो मिलेगी आपके अपने क्वालिटेटिव चैनल, जिसका नाम क्या है भैया? मैग्नेट ब्रेन्स, उसके हिंदी वाले भाग में। कैसे? देखो, सारी चीजें यहां पर अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ एक छोटा सा कष्ट करना है, एक क्लिक करना है। बात समझ में आ रही है? पेन, कॉपी, बॉटल में पानी लेकर बैठना है और बढ़िया से अपने परीक्षाओं की तैयारी करनी है। मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको ये सारे कोर्सेज मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और कैसे भैया? क्वालिटी कंटेंट के साथ में। ऐसा थोड़ी था कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराना था, 13 ही सवाल थे जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव थे, सवाल पढ़ा, आंसर पढ़ा, आगे बढ़ गए। ऐसा किया अपन ने? बिल्कुल नहीं। हमने एक एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया दिमाग में फिट किया। थोड़ा समय ज्यादा लगा, पर क्या फर्क पड़ता है यार, आप लोग स्टूडेंट हो, आपका काम ही पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? तो घबराने वाली बात नहीं है। इसी तरीके से सारी चीजें कवर की जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है हाई क्वालिटी एजुकेशन। बात समझ में आ रही है? मतलब यदि आपने लेक्चर देखना शुरू किया तो पूरा कॉन्सेप्ट सीखकर इस पूरी चीज को खत्म करोगे। बात समझ में आई? मस्त वाली कहानी है। क्या क्या मिलेगा ध्यान से देखो। सीबीएसई में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए सब कुछ मतलब सारे विषय, संस्कृत से लेकर फिजिकल एजुकेशन तक, हिंदी से लेकर हिस्ट्री तक, ज्योग्राफी से लेकर गणित तक। बात समझ में? और मिलेगा एनटीएससी, ओलंपियाड, यूईटी, आईआईटी, जेईई, सोचो फ्री में, क्वालिटी कंटेंट के साथ में। नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इंग्लिश स्पोकन, सब कुछ। क्या करोगे? शेयर करने का मन कर रहा है ना? बिल्कुल शेयर करना अपने साथियों के साथ में, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बढ़िया से पढ़ें, तगड़ा पढ़ें, रगड़ के पढ़ें और बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए। बात समझ में आ रही है? स्टूडेंट्स, अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे इसी चैप्टर के इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्टिविटीज के बारे में। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।